मान ने अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए वेदाक्षी के हाथ को अब दोनों हाथों में लेते हुए आगे कहा, देखो वेदाक्षी, तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। जाहिर सी बात है तुम सिंगल हो और हमारी शादी हो चुकी है। शादी कैसी हुई ये मैटर नहीं करता, शादी हुई है ये मैटर करता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम बस एक कोशिश करो। बात बात पर ये कहना बंद कर दो कि तुम्हें इस शादी में नहीं रहना। ये शादी तुम तोड़ना चाहती हो। हम मिलकर एक कोशिश तो कर सकते हैं ना कि हम इस रिश्ते को बनाए रखें। हमारी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन शायद डेस्टिनी ने कुछ तो सोचा होगा हमारे लिए, तभी तो इस तरह से हमें मिलाया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हमारी डेस्टिनी है उस पर हमें एक बार ट्रस्ट करके देखना चाहिए? वैदु ने धीरे से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, मतलब क्या है आपका? मान ने गहरी सांस भरी और उसके और करीब आते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में कसते हुए बेहद आराम से और संजीदगी से बोला, इस रिश्ते को निभाने में मेरा साथ दो। कम से कम कोशिश तो करो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जैसा तुम चाहोगी सब कुछ वैसा होगा, लेकिन मैं बस एक मौका चाहता हूँ इस रिश्ते को संभालने का, क्योंकि मेरे लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। और जब किस्मत ने हमें इस तरह से मिलाया है तो मैं बस इस रिश्ते को संजो कर रखना चाहता हूँ, न कि इसे तोड़ देना चाहता हूँ। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी, इतनी गहराई थी कि वेदाक्षी उसे देखती रही, बस देखती रही। लेकिन मान की बातें कहीं न कहीं इस बार उसके दिल और दिमाग तक पहुंची थी। शायद इसलिए क्योंकि आज से पहले उसने मान की बातों को कभी इतनी शांति से सुना ही नहीं था। ये पहली बार था जब वो इतनी शांत होकर इतने ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, और शायद पहली बार वो उसकी आंखों में झांक कर उसके दिल को समझने की कोशिश कर रही थी। मान ने गहरी सांस भरी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके गालों को हल्के से छूते हुए बोला, और कुछ नहीं तो यही समझ लो कि अपनी शर्त जीतने के बदले तुम्हें मेरी ये बात माननी है। इसे आराम से सोच सकती हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था ये रिश्ता हमारा है, इसका हर फैसला हमारा होगा, और हमसे मेरा मतलब मैं और तुम है, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ हम दोनों। उसकी आवाज में इतना यकीन था, इतना प्यार था कि वेदाक्षी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन मान ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया और फिर से उसकी आंखों में देखा। तुम आराम से सोच लेना वेदु, बस इतना याद रखना मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे कितना भी वक्त लग जाए। ये कहते हुए वो उठा और अंदर जाने को हुआ, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो रुका। एक पल के लिए वो वहीं खड़ा रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर धीरे से पलटा। उसकी नजर वेदाक्षी पर टिकी, जो अभी भी वहीं बैठी हुई थी, खोई हुई सी। ज्यादा देर यहाँ मत बैठो। उसकी आवाज में एक अलग ही नरमी थी। अंदर चलो अब। ये कहते हुए उसने धीरे से अपना हाथ वेदाक्षी की तरफ बढ़ा दिया। वेदाक्षी ने पहले उसके हाथ को देखा, फिर धीरे से नजरें उठाकर मान को देखा। मान की आंखों में आज एक उम्मीद थी। उसने अपनी आंखों के इशारों से वेदाक्षी को अपना हाथ पकड़ने को कहा। वेदु ने एक पल सोचा, फिर उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। मान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वेदाक्षी उठ खड़ी हुई और दोनों साथ साथ अंदर आ गए। अंदर आने के बाद भी मान की नजर बीच बीच में वेदाक्षी पर जा रही थी। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके चेहरे के भाव, उसकी चुप्पी सब कुछ बता रहा था कि वो मान की बातों के बारे में सोच रही थी, और मान सच में यही चाहता था कि वेदाक्षी इस बारे में गंभीरता से सोचे, ताकि कम से कम उनके रिश्ते को एक सच्चा मौका मिल सके, ताकि दोनों इस रिश्ते को दिल से शुरू कर पाए। थोड़ी देर बाद मान अपनी साइड लेटते हुए धीरे से बोला, अब सो जाओ वेदु। वेदाक्षी ने उसकी तरफ देखा। सोचने को तो कहा है आपने, मान ने आगे कहा। इसका मतलब ये नहीं कि अभी से सोचने लगो, आराम से सोचो। चलो आ जाओ अब और सो जाओ। ये कहते हुए उसने प्यार से उसका तकिया अरेंज किया, उसे ठीक से लगाया और फिर इशारे से उसे लेटने को कहा। वेदु चुपचाप आकर अपनी जगह पर लेट गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मान की तरफ करवट ली। आपको सच में लगता है, उसने धीमी आवाज में पूछा, कि मैं इस रिश्ते के लिए बनी हूँ? क्या हमारी डेस्टिनी ने सच में हमारा साथ लिखा है? मान ने उसकी बात सुनी, एक पल रुका, फिर उसकी तरफ करवट लेते हुए मुस्कुरा कर बोला, अगर ऐसा ना होता तो हम इस तरह कभी ना मिलते और ना ही हमारी शादी होती। उसने एक सांस ली और आगे बोला, जानती हो, चाची माँ हमेशा कहती है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है। जिस किसी ने जिसका हाथ पकड़ रखा होता है, वे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं
और किसी न किसी तरह से मिल ही जाते हैं। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, अब तुम हम दोनों को ही देख लो। घर वालों ने कितनी कोशिश की थी कि मेरी और रुद्रा की शादी हो जाए, लेकिन भगवान ने सब कुछ अपने हिसाब से सेट करके रखा था ना। शादी तुम्हारी और मेरी हुई, मेरी और रुद्रा की नहीं। वेदाक्षी आज बड़ी शांति से उसकी बातें सुन रही थी। बीच में कोई टोका टोकी नहीं, कोई तर्क नहीं, बस सुन रही थी। मान के लिए ये सच में अजीब और अनोखा था, लेकिन उसे सुकून भी मिल रहा था। कम से कम वो उसकी बात सुन तो रही थी, समझने की कोशिश तो कर रही थी। थोड़ी देर इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करने के बाद मान ने उसे देखा। अब आराम से सो जाओ, उसने कहा। इतना जल्दी और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आराम से अपना वक्त लो और फिर फैसला करना, ठीक है? मुझे कोई जल्दी नहीं है। ये कहते हुए उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और वेदाक्षी की आंखों पर रख दिया। उसकी उंगलियां उसकी पलकों को हल्के से छू रही थी। गुड नाइट, उसने धीमे से कहा। थोड़ी देर बाद दोनों ही सो चुके थे। मान की बातें सुनने के बाद आज वेदाक्षी ने ना तो गुस्सा किया था, ना ही चिढ़ी थी, ना कोई तीखा जवाब दिया था, ना कोई बहस की थी। जाहिर था कुछ बातें उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर कर गई थी। ये एक बड़ा बदलाव था वेदाक्षी का। मान ने अपनी बात उसके दिमाग में डाल दी थी और उसे पूरा यकीन था कि वेदाक्षी इसके बारे में सोचेगी जरूर। शायद आज नहीं, कल नहीं, लेकिन सोचेगी। खैर, रात गई, बात गई। अगले 2 दिन उन चारों ने बड़े अच्छे से बिताए। ऊटी की खूबसूरत वादियां, सुहाना मौसम, साथ में हंसी मजाक, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन अब समय आ गया था वापस लौटने का। घूमने फिरने के बाद अगले दिन उन्हें वापस भी जाना था। मान और निर्णय को वैसे भी वापस जाकर कंपनी संभालनी थी। इस वक्त कंपनी वे आलोक जी की जिम्मे छोड़कर आए थे और अब ज्यादा दिन रुकना मुमकिन नहीं था। मान अपना सामान पैक कर रहा था। वेदाक्षी वहीं खिड़की के पास खड़ी कुछ सोच रही थी। उसका ध्यान बाहर के नजारे पर कम, अपने विचारों पर ज्यादा था। मान ने उसे देखा। तुमने अपना सारा सामान पैक कर लिया? उसने पूछा। कुछ छूटा तो नहीं है ना? वेदाक्षी ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ना में गर्दन हिलाई। नहीं, उसने कहा, कुछ नहीं छूटा, सब कुछ पैक कर लिया है। मान को फिर भी उस पर पूरा यकीन नहीं हुआ। एक बार फिर से चेक कर लो, उसने कहा। बाथरूम देखो, अलमारी देखो, कई बार छोटी छोटी चीजें रह जाती है। वेदाक्षी ने एक बार पूरे कमरे में नजर घुमाई, फिर बाथरूम चेक किया, अलमारी खोल कर देखी, ड्रॉवर्स चेक किए। सब जगह अच्छे से देखने के बाद वो बोली, हाँ, सब हो गया, कुछ नहीं छूटा। मान ने भी अपना आखिरी बैग जिप किया और राहत की सांस ली। चलो अब पहले नीचे चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसने कहा। वैसे भी अभी चेकआउट में थोड़ा टाइम है। वेदाक्षी ने हामी भरी और दोनों कमरे से बाहर निकल गए। नीचे रेस्टोरेंट में रुद्रिका और निर्णय पहले से ही बैठे थे। आ गए आप लोग भी? रुद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो सोच रहे थे कि कहीं आप दोनों सो तो नहीं गए फिर से। चारों ने एक साथ टेबल शेयर किया और नाश्ता ऑर्डर किया। खाना आने तक निर्णय और मान अपने काम की बातें करने लगे। वापस जाकर पहले उस क्लाइंट को कॉल करनी होगी, निर्णय बोला। उनका प्रोजेक्ट लगभग फाइनल स्टेज में है। हाँ, मान ने कहा। और आलोक अंकल ने मैसेज किया था कि नई टीम के लिए इंटरव्यू भी शेड्यूल करने हैं, वो काम भी पेंडिंग है। रुद्रिका ने उन दोनों को गौर से सुना, फिर थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, गाइस, ऊटी में हमारे लास्ट 3-4 घंटे बचे और तुम लोग यहाँ पर भी अपने बिजनेस की बातें लेकर बैठ गए। उसने अपना कॉफी का कप टेबल पर रखा। ऐसे कैसे चलेगा? इसके बाद यहाँ से लौटकर तो हमें वही पुरानी जिंदगी ही जीनी है। ऑफिस, मीटिंग्स, डेडलाइंस। तो चलो ना यार, एंजॉय करते हैं थोड़ा, बस कुछ घंटे हैं हमारे पास। निर्णय ने उसकी बात सुनी, फिर प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तो मेरी जान क्या चाहती है, बताओ जरा। तुम जो कहोगी वही करूंगा। रुद्रिका की आंखें चमक उठी। बोट हाउस चले? उसने तुरंत कहा। मुझे वो जगह सच में बहुत प्यारी लगी थी। एक बार फिर से बोटिंग करके आते हैं और ढेर सारी फोटोज भी क्लिक करवाएंगे। फोटोज सुनकर वेदाक्षी को वो दिन याद आ गया जब वो मान के साथ कपल फोटोज क्लिक करवा रही थी। और तो और बोट हाउस सुनते ही वेदाक्षी के मन में लड्डू फूटने लगे थे। इस ट्रिप से क्या बदलाव, टाइम को भी एंजॉय करना चाहती थी। उसे सबको बोट हाउस पर चलने को कहा। मान ने तुरंत उसकी बात पर हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। उसने निर्णय की तरफ देखा। वैसे भी पता नहीं इस तरह के ट्रिप दोबारा कब मिले। काम तो हमें पूरी जिंदगी करना है, ये पल दोबारा नहीं आएंगे। मान को मानते देखकर वेदाक्षी की आंखों में भी चमक आ गई। वो जल्दी से उठी।
चलो चलो चलते हैं, उसने उत्साह से कहा। उसकी हड़बड़ी और जल्दबाजी देखकर निर्णय हंसने लगा। हमारी ट्रेन नहीं छूट रही है वैदू, उसने मजाक में कहा। हाँ, आराम से चलेंगे, रुको जरा, सब्र तो करो। नहीं जीजू, वेदाक्षी ने झट से कहा। आराम से नहीं, जल्दी जल्दी चलेंगे, बाद में हमारी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा, फिर हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। निर्णय ने मुस्कुराते हुए अपनी कुर्सी पीछे खींची और उठते हुए कहा, भाई अब मेरी साली साहिबा कह रही है तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा, तो चलो चलते हैं। चारों ने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म किया, बिल क्लियर किया और फिर बोट हाउस के लिए निकल पड़े। ऊटी में ये उनका आखिरी दिन था और बोट हाउस उनकी आखिरी डेस्टिनेशन। जल्दी वे सब लोग बोट हाउस पहुंच चुके थे। झील का पानी सुबह की धूप में चमक रहा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, आसपास का नजारा एकदम मनमोहक था। वेदाक्षी तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रही थी। वो इधर उधर देख रही थी, बोट्स की तरफ इशारा कर रही थी और रुद्रिका से बातें कर रही थी। मान ने उसे गौर से देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, इतना भी क्या एक्साइटेड होना, तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो। वेदाक्षी ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हाँ तो क्या हुआ, उसने कहा। अब आज तो हम यहाँ से जा रहे हैं ना, तो ये ऊटी की हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है और मुझे अभी बहुत एंजॉय करना है। ये कहते हुए अचानक उसने मान का हाथ पकड़ लिया। मान थोड़ा चौंका। चलिए, वेदाक्षी ने कहा और उसे खींचते हुए बोट की तरफ ले जाने लगी। बोट राइड करके आते हैं। मान हैरान था, ये लड़की कब क्या कर देती उसे समझ नहीं आता। एक पल पहले गुमसुम बैठी होती, अगले ही पल इतनी उत्साहित हो जाती थी कि उसका हाथ पकड़कर उसे खींच ले जाती। लेकिन आज इस पल में उसे ये अच्छा लग रहा था। शायद यही तो रियल वेदाक्षी, अनप्रिडिक्टेबल और अनोखी, और शायद इसीलिए तो वो उसे इतना पसंद करने लगा था। वेदू ने मान को देखा और बोली, खड़े क्या है, जल्दी से बोट बुक करिए हमारे लिए, मुझे बोटिंग करनी है। कभी कभी तो आपसे कुछ कहती हूँ, उसमें भी आप इतना। वो भी बोल ही रही थी कि मान ने उसके होठों को पकड़ उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, जब देखो तब चपड़ चपड़ करती रहती हो। थोड़ा तो आराम दिया करो अपने इस मुंह को, और सामने वाले को भी, कितना सुनेगा वो तुम्हें। वेदू ने उसे घूर कर देखा और उसके पैर पर अपना पैर दे मारा। मान ने दर्द के मारे उसका मुंह छोड़ अपना पैर पकड़ लिया। वेदू ने उसे घूरते हुए कहा, अगर फिर से मुझे कभी चुप रहने को कहा ना तो टांगे तोड़ दूंगी, मुझे परेशान मत किया करिए। मैंने इतना ही तो कहा कि बोट बुक करिए, क्या गलत कहा इसमें। एक बार फिर उसका मुंह चलना शुरू हो चुका था और मान इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो जानता था वेदाक्षी को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं, और फिलहाल तो वेदाक्षी को उसे ही झेलना था। फिलहाल ही क्या, मान तो जिंदगी भर उसे झेलने के लिए तैयार भी था। बस वेदाक्षी के हाँ करने की देर थी। रुद्रिका ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए लड़ना बंद करोगे, क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। और मान, तुम तो बड़े हो वेदू से, फिर भी उसके साथ बच्चे बन जाते हो। वेदाक्षी ने रुद्रिका को हैरानी से देखते हुए कहा, दी आपके कहने का मतलब क्या है, मैं बच्ची हूँ? मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं पूरे 24 साल की हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे बच्चा मत बुलाइए। निर्णय ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, देख रहा हूँ मैं कितनी बड़ी हो गई हो तुम। वो तुम ही हो जो मेरे भाई को प्रोवोक करती हो, समझी, वरना उसका बिहेवियर ऐसा है ही नहीं कि वो बेवजह किसी से उलझे। रुद्रिका ने निर्णय को देखा और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हें मेरी बहन लड़ाकू नजर आती है। निर्णय ने उसे देखा और बोला, हाँ है लड़ाकू, देखती हो उसे वो बात बात पर कैसे चिल्लाती है, कुछ भी बोलती रहती है, तो ऐसे में सामने वाला इंसान इरिटेट तो होगा ही। रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, तुम एक बार और मेरी बहन के बारे में बोल कर दिखाओ, तुम्हारा मुंह ना तोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी रुद्रिका नहीं। निर्णय ने भी बराबर उसे घूरते हुए कहा, तुम भी एक बार मेरे भाई के बारे में बोल कर देखो, मैं भी बताता हूँ तुम्हें कि निर्णय राजावत क्या चीज है। ये कहते हुए उसने अपनी टी शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ा ली थी। मान और वेदू हैरानी से खड़े उन दोनों को देख रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर से रुद्रिका और निर्णय की तरफ देखने लगे, जो लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। वेदाक्षी ने मान की स्लीव्स पकड़कर खींची। मान उसकी तरफ थोड़ा सा झुकते हुए बोला, क्या है? वेदाक्षी ने धीरे से कहा, ये दोनों तो हमारी फाइट रुकवा रहे थे ना, फिर खुद फाइट क्यों करने लगे। मान ने उसकी बात सुनी तो अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। वेदाक्षी अभी भी सामने देख रही थी। मान ने फिर से अपनी नजरें सामने टिकाते हुए कहा, बात तो सही है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इन्हें लड़ते झगड़ते छोड़कर चले या फिर इनका झगड़ा सॉर्ट आउट करवाएं? वेदाक्षी ने मान के कंधे पर मारते हुए मुंह बनाकर कहा, कितने बुरे भाई हैं आप। जीजू आपकी साइड ले रहे थे ना, और आप हैं कि उन्हें ऐसे लड़ते हुए छोड़कर जाना चाहते हैं।
मान ने उसे देखा और बोला, अरे तुम जानती नहीं हो, इतिहास गवाह है, जब दो पति पत्नी लड़ते हैं तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए, वरना और प्रॉब्लम हो जाती है। वेदाक्षी ने उसे घूरा और बोली, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हमारी वजह से हुई है। चुपचाप से जाकर उन्हें रोकिए। अगर मेरी दी और जीजू में फाइट हुई ना तो मैं आपको पीट दूंगी, और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो चाची माँ से आपकी शिकायत करूंगी, और चाची माँ ने कुछ नहीं किया तो चाचा जी से शिकायत करूंगी, वो तो पक्का आपको पनिशमेंट देंगे। मान ने उसके सिर पर टपली मारते हुए कहा, और फिर तुम कहती हो कि तुम बड़ी हो गई हो। सीरियसली वेदो, हरकतें देखो अपनी, बच्चों जैसी। ऐसे छोटे बच्चे करते हैं कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, मतलब कुछ भी। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया और जल्दी से रुद्रिका और निर्णय के बीच जाकर उन्हें अलग अलग करते हुए बोली, ये इस तरह से लड़ना झगड़ना बंद करो, बैड मैनर्स होते हैं। निर्णय ने उसकी बात सुनी तो हंसते हुए बोला, लो, और फिर ये कहती है कि ये बड़ी हो गई है। वह तो तुम्हारी सिर्फ हाइट बड़ी है और एज बड़ी है, दिमाग अभी भी बच्चों जैसा है, समझी? वेदु ने मुंह बनाया और बोली, जीजू मुझे चिढ़ाना बंद करो। निर्णय ने मुस्कुराकर उसका सर सहला दिया। वेदु तो इतने में खुश थी। मान ने उन तीनों को देखा और बोला, बस करो यार, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लड़े झगड़े और फिर एक दूसरे को मनाते बैठे रहे। वोटिंग करनी है या नहीं? वेदाक्षी ने तुरंत कहा, अरे करनी है। मान उसकी हरकत देखकर हंस पड़ा। उसने एक बोट बुक कराई और चारों उस बोट में सवार हो गए। चारों तरफ के खूबसूरत नजारे सच में मेस्मराइज करने वाले थे। पानी की लहरें सूरज की रोशनी में चांदी सी चमक रही थी। दूर तक फैला नीला आसमान और उसके नीचे हरे भरे पहाड़ मन को शांति दे रहे थे। हवा में ठंडक थी जो चेहरे को छूकर एक अलग ही सुकून देती थी। वेदाक्षी तो बिल्कुल बच्ची की तरह हर चीज देखकर खुश हो रही थी। कभी पानी में हाथ डालती, कभी पक्षियों को देखकर चिल्लाती। इस बार वेदाक्षी ने मान को ही अपना पर्सनल फोटोग्राफर बना लिया था। हर पोज, हर एंगल पर वो उससे फोटो खिंचवा रही थी। मान ने कुछ तो चेंज महसूस किया था उसमें। पहले वो निर्णय से ही फोटो खिंचवाती थी, लेकिन आज वो उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल लग रही थी। लेकिन जो भी था वो खुश था, क्योंकि वेदाक्षी उसे खुश नजर आ रही थी। उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसका बातों का तरीका, सब कुछ मान के दिल को छू रहा था। वो चुपचाप उसे निहार रहा था। कभी कभी उसकी तस्वीरें खींचते हुए खुद भी मुस्कुरा देता। निर्णय और रुद्रिका भी काफी एंजॉय कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। थोड़ी देर वहीं घूम फिर कर वे लोग वापस निकलने को हुए कि तभी वेदाक्षी ने कहा, मुझे भूख लगी है। माँ ने गहरी सांस भरी और उसकी तरफ देखा तो वो फिर बोली, खाना खिलाइए, वो भी टेस्टी सा। निर्णय ने टाइम देखा और बोला, अभी टाइम है यार, चलो रेस्टोरेंट ही चलते हैं, खा पी कर आराम से निकल जाएंगे। वेदाक्षी ने झट से निर्णय के गले लगते हुए कहा, अब बेस्ट हो जीजू, वरना ये खड़ूस मान तो मुझे भूखा ही मार देते। ये कहते हुए उसने मान को घूर कर देखा। मान हैरान था, वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया, जबकि वेदु निर्णय की बाहों में अपनी बाहें डाले आगे बढ़ चुकी थी। रुद्रिका ने उसे जाते देख मुस्कुराकर मान से कहा, ऐसे क्या देख रहे हो? पहली बार तो उसने कोई ऐसी हरकत की नहीं है। मान ने हैरानी से कहा, नहीं, पहली बार नहीं किया, लेकिन आज कुछ तो अलग है। उसने रुककर रुद्रिका को देखा। आज उसने मुझसे फोटो खिंचवाए, मेरे साथ बातें की, मुझ पर गुस्सा भी किया, लेकिन उसमें एक अलग सी कंफर्ट थी, जैसे वो तुम्हें अपना मान रही हो। रुद्रिका ने उसकी बात पूरी की। मान ने उसे देखा, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। हाँ, शायद वेदाक्षी में आया ये बदलाव अब मान को ही नहीं बल्कि रुद्रिका को भी साफ नजर आ रहा था। शायद वेदाक्षी मान की बातों को अच्छे से अपने दिल और दिमाग में उतार चुकी थी, या फिर शायद उसे भी मान से प्यार हो गया था। क्या वेदाक्षी मान से प्यार करने लगी थी? क्या होगा वेदाक्षी का फैसला, जाने। उसकी बात सुनकर रुद्रिका उससे देखने लगी। वो समझ नहीं पाई थी कि उसके कहने का मतलब क्या था। तभी वेदाक्षी ने पलटकर उन दोनों को देखा और आवाज लगाते हुए बोली, आप दोनों नहीं चल रहे हो क्या? अगर नहीं चल रहे तो क्या हम लोग जाएं? रुद्रिका ने तुरंत कहा, अरे आ रहे हैं। ये कहते हुए उसने मान को भी चलने का इशारा किया और वो दोनों भी आगे बढ़ गए। खा पी कर शाम तक वो लोग वापस रवाना हो चुके थे। एक लंबे सफर के बाद देर रात को वो चारों घर पहुँचे। रुद्रिका और वेदाक्षी दोनों ही नींद में थी। बड़ी मुश्किल से निर्णय और मान ने उन दोनों को जगाया था। मान ने डोर बेल बजाई। चाची माँ ने दरवाजा खोला। मान ने उन्हें देखा और बोला, अब सोई नहीं अब तक? गिरिजा जी ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग आने वाले थे तो मुझे नींद नहीं आई, वैसे भी किसके भरोसे छोड़ती, कौन खोलता दरवाजा? मान ने कहा, अंशु को बोल देती आप। गिरिजा जी ने कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन दरवाजा खोलती तुम्हारे लिए?
वो खुद घोड़े बेचकर सो रही होगी। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। वो चारों अंदर आए। वेदाक्षी तुरंत बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ये बोल वो रूम की तरफ बढ़ गई थी। गिरजा जी ने उन तीनों को देखा और बोली, तुम लोग भी सो जाओ, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। सामान पड़ा रहने दो, सुबह रखवा दूंगी मैं कमरों में। उन सब ने हामी भरी। गिरजा जी भी अपने कमरे की तरफ चली गई। रुद्रा और निर्णय भी अपने कमरे में चले गए। मान ने एक नजर अपने कमरे की तरफ देखा और फिर वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जब तक कमरे में आया, वेदाक्षी सो चुकी थी। मान उसे देख मुस्कुराया। वेदू ने तो कपड़े भी चेंज करना जरूरी नहीं समझा था। मान ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। उसे भी पता था वो थकी हुई है और वेदू की नींद भी पक्की थी। ऐसे ही तो वो उठने भी वाली नहीं थी, इसलिए मान ने इस बात पर कोई मेहनत भी नहीं की। मान चेंज करके आया तो उसकी नजर अपने बेड के हेडबोर्ड के ऊपर वाली दीवार पर गई, जहाँ पर उसकी और वेदाक्षी की वो फोटो लगी हुई थी जब वो दोनों सनसेट देखने गए थे और मान वेदू को देख रहा था। सच में वो फोटो काफी प्यारी आई थी। मान ने अपने असिस्टेंट से कहकर ये फोटोज पहले यहाँ लगवा लिए थे और सच में उसे अब अपना कमरा पूरा लग रहा था। पहले इस कमरे में उन दोनों की एक भी फोटो नहीं थी, लेकिन अब काफी सारी फोटोज यहाँ पर मौजूद थी और सारी की सारी वो फोटो शूट और सनसेट वाली फोटोज ही थी। मान ने मुस्कुराकर एक नजर आराम से सोती वेदाक्षी को देखा और फिर अपनी जगह पर लेटते हुए मन ही मन बोला, इससे तो कुछ देखा भी नहीं होगा, नींद के आगे इसे कहाँ ही कुछ और दिखता है। वेदाक्षी को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सफर की थकान तो उसे भी थी और जल्दी ही उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह वेदू जब उठी तो हमेशा की तरह वो मान से चिपट कर सो रही थी, लेकिन अब उसके लिए ये आम बात थी, इसलिए उसने इतना माइंड नहीं किया। वो उठकर बैठी, लेकिन उसे अपना कमरा ही बदला बदला सा नजर आया। उसने अपनी आंखें मसलते हुए ठीक से अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। कमरे में उन दोनों के काफी सारे फोटोज लग चुके थे। वेदाक्षी की आंखें हैरानी से उन फोटोज को देख रही थी। एक एक करके उसकी नजर हर तस्वीर पर ठहर रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसी का कमरा है। उसे जल्दी से मान को हिलाते हुए जगाया। मान बेचारा हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसे समझ नहीं आया कि हुआ क्या। मान ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, इस तरह से क्यों जगाया? वेदू ने चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए उत्साह से कहा, ये हमारा ही कमरा है ना, लेकिन पहले तो यहाँ पर एक भी फोटो नहीं थी। अब इतनी सारी फोटोज कहाँ से आई? ये रातों रात कौन सा जादू हो गया यहाँ पर? मान का मन हुआ कि अपना सर किसी दीवार पर दे मारे। उस लड़की ने सिर्फ इतनी सी बात के लिए उसकी नींद खराब कर दी थी। वो तो रात में उसके बाद सोया था और उसने उसे इतनी जल्दी जगा दिया था। मान ने उसे देखा और झल्ला कर बोला, ये हमारा ही कमरा है, ये फोटोज भी हमारे हैं। और कुछ जानना है तुम्हें? सोने दो यार थोड़ी देर मुझे आराम से। वैसे भी आज संडे है, कल से मुझे फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। ये कहते हुए मान फिर से लेटा ही था कि वेदाक्षी ने फिर कहा, लेकिन ये सब रूम में कैसे आई? हम तो कल ही ऊटी से आए हैं ना, तो इतनी जल्दी इन्हें रूम में कैसे लगवा दिया और किसने लगाया? मान फिर से उठकर बैठा और उसे देखते हुए बोला, मैंने करवाया है, बस मिल गया जवाब। अब थोड़ी देर के लिए शांत रहोगी तुम? मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। तुम तो पूरे रास्ते सोती आई हो, मैं नहीं सोया हूँ, मुझे सच में नींद की जरूरत है। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, हाँ तो सो जाइए, मैं कौन सा आपको सोने से रोक रही हूँ? मान हैरान था। ये वही लड़की थी जिसने अभी अभी उसकी नींद खराब कर दी थी और वही बोल रही थी कि वो कौन सा उसे सोने से रोक रही है। खैर, मान ने उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। उसके लिए ये कोई नई बात तो नहीं थी। उसे पता था वेदाक्षी ऐसी हरकतें करती रहेगी, लेकिन उसे इस वक्त सोना था और इस वक्त नींद उसकी पहली प्रायोरिटी में थी। मान ने अपने पास पड़ा दूसरा पिलो उठाया और उसे अपने कानों पर लगाकर फिर से सो गया। वेदाक्षी ने कंधे उचका दिए और उठकर नहाने चली गई। वो नहाकर तैयार हुई और सीधा नीचे चली गई। रुद्रा उसे हॉल में ही दिख गई। आज संडे था, इसलिए वो भी घर पर ही थी। वो तुरंत रुद्रिका के पास गई और बोली, ती, नाश्ते में क्या बनाया है? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, बड़ी जल्दी उठ गई तुम, मुझे लगा अभी तो नहीं उठोगी तुम। वैसे मान कहाँ है? खड़ूस मान सो रहे हैं, वेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा। रुद्रा ने उसे घूरते हुए कहा, वेदू गलत बात ना, ऐसे नहीं बोलते, वो पति है तुम्हारा। वेदू का मुंह बन गया, लेकिन वो भी कुछ कहती उससे पहले ही अंशिका वहाँ आते हुए बोली, भाभी भूख लगी है, नाश्ते में क्या बना है? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, हाँ तुम दोनों बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, नाश्ता लगाती हूँ से क्या मतलब? आप भी साथ में बैठो, हम साथ में नाश्ता करते हैं। अंशिका ने भी कहा, हाँ भाभी बैठो ना, साथ में नाश्ता करेंगे, वैसे भी हम खुद ले सकते हैं नाश्ता,
आपको इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। रुद्रिका मुस्कुराते हुए बैठ गई। थोड़ी देर में निर्णय भी आ चुका था और आलोक जी और गिरजा जी भी वहाँ आ गए थे। वो सब साथ में नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मान नहीं था। मान ने पहले ही वेदू को सोने के लिए कहा था, इसलिए वेदाक्षी ने भी सबको वही कहा जो मान ने उसे कहा। वो इतनी जल्दी उठना भी नहीं चाहता था। वो सब अभी नाश्ता कर ही रहे थे और माहौल खुशनुमा था। सबकी हल्की फुल्की बातें चल रही थी। अंशिका वेदाक्षी को ऊटी ट्रिप के बारे में पूछ रही थी। तभी अचानक बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई। गिरजा जी ने हल्का सा भौं चढ़ाते हुए कहा, इतनी सुबह कौन आया होगा? आलोक जी भी कुछ सोचते हुए नजर आए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक नौकर ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर से भारी और आत्मविश्वास से भरे कदमों की आवाज आने लगी। वेदाक्षी और रुद्रिका अभी भी नाश्ते में व्यस्त थी, लेकिन निर्णय के हाथ थम गए। उसकी नजर दरवाजे की तरफ उठी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए। आलोक जी और गिरजा जी भी उस तरफ देखने लगे और फिर तभी पीछे से एक गहरी, मैग्नेटिक और कुछ भारी सी आवाज गूंजी, रुद्रा, वेदू। वेदाक्षी के हाथ में पकड़ा निवाला वहीं ठहर गया। ये आवाज, उसे जैसे ही वो आवाज सुनी, उसके चेहरे पर खुशियों से भरी मुस्कान आ गई। उसे तुरंत अपना निवाला वापस प्लेट में रख दिया और झटके से उठकर खड़ी हो गई। रुद्रिका भी चौंक गई। उसकी आंखों में भी चमक आ गई। सब लोग उस आवाज की तरफ देख रहे थे, लेकिन वेदाक्षी ने जल्दी से पलट कर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर बेहिसाब खुशी छा गई। वो दौड़ कर गई और उस आदमी के सीने से जा लगी। चाचू! उसकी आवाज भरा गई और उस आदमी ने भी उसे खुशी खुशी प्यार से अपनी बाहों में भर लिया था। वहीं बाकी सब स्तब्ध थे। रुद्रा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वहीं निर्णय के चेहरे पर भी कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस थे। उसके हाथों की मुट्ठियां भींच गई थी। वहीं बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ चल क्या रहा था। यह आदमी कौन था और क्या वेदाक्षी और रुद्रिका दोनों इस तरह भावुक हो गई थी? आखिर कौन आया था घर जिसे वेदू ने चहक कर कहा, चाचू आप कब आए? उस लड़के ने अपना दूसरा हाथ खोलते हुए रुद्रिका को अपनी तरफ आने का इशारा किया। रुद्रा भी जल्दी से आई और उसके सीने से लग गई। थोड़ी देर बाद वो तीनों अलग हुए। रुद्रा ने मुस्कुराकर कहा, अथर्व चाचू, आपने तो बड़ा ही मस्त सरप्राइज दिया। हमें नहीं पता था आप आने वाले हो। हाँ, वो आदमी कोई और नहीं, अथर्व था। गोरा रंग, लगभग 6 फीट की हाइट और चेहरे पर हमेशा की तरह वही शांत भाव जो बचपन से अब तक वैसे के वैसे थे। लेकिन हाँ, अपनी दोनों भतीजियों को देखकर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर थी। निर्णय ने हैरानी से कहा, क्या कहा चाचू? रुद्रिका ने पलटकर उसे देखा और बोली, हाँ, मैंने बताया था ना, अथर्व चाचू यही तो है। अथर्व ने उन दोनों को देखा और बोला, तुम दोनों कैसी हो? मैं घर जाने वाला था, लेकिन राम भैया से पता लगा कि तुम दोनों यहाँ हो। रुद्रा ने मुस्कुराकर कहा, सच में आपने हमें बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। तभी अथर्व की नजर वेदाक्षी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लकीर उभरी। उसने धीरे से पूछा, वैसे रुद्रा, तेरा तो समझ आ रहा है, लेकिन ये वेदू यहाँ क्या कर रही है? उसके सवाल में कोई शक नहीं था, बस एक सहज जिज्ञासा थी। लेकिन किसी कारणवश माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अथर्व ने फिर पूछा, इसे तो वहाँ होना चाहिए था ना, और अभी भैया भाभी भी लौटे नहीं है। क्या ये तेरे साथ रुकी है? उसके ये सवाल करते ही सब लोग चुप हो गए। रुद्रा ने कुछ संभलते हुए कहा, वो सब कुछ आप पापा से पूछ लेंगे तो बेहतर होगा, मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाऊंगी। अथर्व के माथे पर कुछ बल पड़ गए। वो कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वेदाक्षी ने बात पलटते हुए कहा, मेरे लिए क्या लाए आप? मेरी चॉकलेट आइसक्रीम कहाँ है? उसकी बात से अथर्व का ध्यान बाकी की बातों से हट गया। उसे मुस्कुराकर वेदाक्षी को देखते हुए कहा, बेटा बड़ी हो गई है तू, अब चॉकलेट आइसक्रीम बच्चों के लिए लाई जाती है, बड़ों के लिए नहीं, समझी? उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया। अथर्व ने मुस्कुराकर उसके सर को सहलाया और बोला, अच्छा ठीक है, अगली बार डबल मिलेगी, अब ऐसे मुंह मत बना। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी फिर से खुश हो गई। गिरजा जी और आलोक जी भी अथर्व से मिले। गिरजा जी ने उसे नाश्ता करने को कहा, लेकिन अथर्व ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसे जल्दी ही घर पहुंचना है, फिर कभी नाश्ता करेगा। वो वहाँ पर थोड़ी देर रुका, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर रुद्रा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल साफ थे। रुद्रा, सब ठीक तो है ना? उसे धीमे से पूछा। हाँ चाचू, सब ठीक है, रुद्रा ने जल्दी से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं था। अथर्व ने एक गहरी नजर से सबको देखा, फिर वहाँ से शेखावत मेंशन के लिए निकल गया। वैसे भी इस वक्त राणा मेंशन में कोई था नहीं, सब लोग अब्रॉड ही थे, इसलिए अथर्व भी शेखावत मेंशन ही चला गया। अथर्व तो लौट गया था,
लेकिन रुद्रा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। निर्णय ने उसे देखते हुए कहा, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब ठीक होगा। रुद्रा ने परेशानी से कहा, क्या ठीक होगा, अभी चाचू को समझाना, उसके बाद अगर अध्याय अंकल आ गए तो उन्हें कौन और कैसे समझाएगा, वो तो पापा की भी नहीं सुनेंगे। उसकी बात से निर्णय भी कुछ परेशान हो गया। अथर्व से बाकी सब लोग मिल चुके थे, लेकिन मान नहीं मिला था, और वही उसे पता भी नहीं था कि एक और टेंशन उसके सिर पर आकर खड़ी हो चुकी है। मान तो आज अपनी नींद पूरी करके ही उठा, और नहा धोकर जब वो नीचे आया तो उसे निर्णय और रुद्रिका को देखा। तभी वेदाक्षी ने आते हुए कहा, तो उठ गए आप और हो गई नींद पूरी? उसकी आवाज सुनते ही मान ने पलटकर उसे घूर कर देखा। वेदु ने भी उसे इस तरह घूरते देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ऐसे घूरना बंद करिए, जब भी ऐसे देखते हैं तो लगता है कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन याद रखना मैं पचने वाली चीज भी नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनते ही निर्णय को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। रुद्रा ने निर्णय के कंधे पर मारते हुए कहा, क्या है, चुप करो। निर्णय ने हंसते हुए कहा, यार इन दोनों का अलग ही चलता रहता है। तभी वेदाक्षी ने निर्णय को देखा और बोली, जीजू सिया आंटी का कॉल आया था, उन्होंने हम चारों को बुलाया है खाने पर। हाँ, वो कौन सी रस्म बता रही थी? तभी गिरजा जी ने आते हुए कहा, पग फेरे की रस्म। ये सुनते ही वेदु ने जल्दी से कहा, हाँ वही, पग फेरे की रस्म के लिए सिया आंटी ने बुलाया है। गिरजा जी ने उन चारों को देखा और बोली, हाँ टाइम से चले जाना, रात भर के लिए तुम्हें वहीं रुकना है, कल सुबह या दोपहर तक आराम से आना। ये कहते हुए उन्होंने वेदाक्षी और रुद्रिका की तरफ देखकर कहा, अगर तुम दोनों को ज्यादा रुकना हो तो कल आना, यहाँ आकर फिर चले जाना। उन दोनों ने हामी भर दी। इधर अथर्व शेखावत मेंशन पहुंचा। राम उसे घर पर ही मिल गया था। राम ने उसे देखा तो उठकर उसे गले लगाते हुए बोला, कैसे हो, बड़े दिनों बाद लौटे हो। अथर्व ने मुस्कुराकर कहा, भैया आपको तो पता है जरूरी केस में अटका था, अगर केस जल्दी सिमट जाता तो मैं लौट आता, लेकिन ये केस कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। राम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। तब तक सिया भी आ चुकी थी। सिया भी उसे देखकर काफी खुश हुई। तभी अथर्व ने उन दोनों को देखकर कहा, मैं अभी रुद्रा से मिलकर आ रहा हूँ। ये सुनते ही वो दोनों शांत पड़ गए। उन्हें पता था कि अगर वो रुद्रा से मिला होगा तो जाहिर था वेदाक्षी भी उससे मिली होगी। क्या वेदु ने उसे सब कुछ बता दिया होगा? यही उन दोनों के दिमाग में चल रहा था। तभी अथर्व ने उन दोनों को देखकर कहा, रुद्रा का तो समझ में आ रहा है, लेकिन वेदु वो वहाँ क्या कर रही थी? उसकी आवाज में अब शंका का एक स्पष्ट स्वर था। मैंने रुद्रा से पूछा तो उसने कहा कि आप दोनों मुझे ठीक से बता पाएंगे। राम और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहे और क्या नहीं। सिचुएशन ही ऐसी थी। सिया ने गहरी सांस भरी और बोली, बैठो, बैठकर बात करते हैं। वो तीनों बैठे और सिया ने एक एक कर उसे सारी बातें बताने लगी। अथर्व जैसे जैसे सच जान रहा था वैसे वैसे और ज्यादा हैरान हो रहा था। उसके चेहरे का शांत भाव धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। उसके माथे पर बल पड़ने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब हुआ कैसे और यहाँ चल क्या रहा था। अथर्व ने हैरानी से उन दोनों को देखा और बोला, क्या वेदु की भी शादी हो गई? उसकी आवाज में अब सदमा साफ झलक रहा था। भाई क्या आपने अध्याय भैया को बताई ये बात? भाभी को पता है कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है? कैसे, मतलब उन दोनों की एब्सेंस में शादी कैसे हो सकती है? अथर्व सच में हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में क्या कहे और क्या करे। जब राम ने उसे ये कहा कि अध्याय को नहीं पता तो ये उसके लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था। अथर्व की आंखें फैल गई। नहीं पता? मतलब अध्याय भैया को नहीं पता कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है? उसे तुरंत अपना फोन निकाला और बोला, मैं भाई को कॉल कर रहा हूँ, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा। उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी बेटी की शादी हो चुकी है। ये कहते हुए अथर्व ने अपना फोन निकाल लिया था और अध्याय को कॉल लगाने ही वाला था कि तभी राम ने उसके हाथ से फोन छीनते हुए सख्ती से कहा, बिल्कुल नहीं। अथर्व ने चौंक कर राम को देखा। राम ने गंभीर स्वर में कहा, इस वक्त वो अब्रॉड में है, उसे एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं पता और हम उसे फोन पर नहीं समझा पाएंगे। अगर तुम उसे अभी सब कुछ बता दोगे तो उसे और ज्यादा टेंशन होगी, इसीलिए तुम उसे कुछ नहीं बताओगे और यही मेरा आखिरी फैसला है। उसे कब, क्या और कैसे बताना है ये सब कुछ मैं डिसाइड करूंगा, समझे तुम? छोटे हो तो छोटे बनकर रहो। अथर्व सच में हैरान और स्पीचलेस था। उसकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था, लेकिन राम की सख्ती के सामने वो कुछ बोल नहीं पाया। लेकिन सिया ने उसे समझाकर रोक दिया था।
अथर्व के पास भी अब और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो भी शांत हो गया। लेकिन उसके चेहरे पर अब भी बेचैनी साफ दिख रही थी। इधर शाम को वो चारों शेखावत मेंशन के लिए निकल चुके थे। चारों साथ ही थे और एक ही कार में थे। मान ड्राइव कर रहा था, निर्णय उसके बगल में बैठा था। वेदाक्षी ने निर्णय को देखा और बोली, जीजू खाने के बाद आइसक्रीम। रुद्रिका ने उसे देखते हुए कहा, जुकाम लग जाएगा वेदू, क्या हर वक्त आइसक्रीम आइसक्रीम की रट लगाई रहती है। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, कुछ नहीं होता, आप तो ऐसे ही बोलते हो। रुद्रा उसकी शक्ल देख कुछ कह नहीं पाई। उसे पता था वो जिद कर रही है तो वो वही करेगी जो उसका मन कहेगा। लेकिन मान की पकड़ स्टीयरिंग पर थोड़ा ज्यादा कस गई थी। उसे पता था कि अथर्व आ चुका है और जल्द ही तूफान आने वाला था। क्या सच जाने के बाद अथर्व शांत रहेगा? थोड़ी देर में वो चारों लोग शेखावत मेंशन पहुंच चुके थे। वेदाक्षी ने जल्दी से जाकर डोर बेल बजाई। वो तो यहाँ आकर काफी खुश नजर आ रही थी, जबकि अभी तो वो घर में एंटर भी नहीं हुई थी। रुद्रिका ने उसे जब एक साथ इतनी बार बेल बजाते देखा तो आंखें घुमाते हुए बोली, रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, सामने जब कोई आएगा तभी तो दरवाजा खुलेगा ना। एक साथ बेल बजाना शुरू कर दिया है तुमने, सच में कब अकल आएगी तुझे? लेकिन वेदाक्षी को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे पता था उसकी बहन जरूरत से ज्यादा समझदार है और उसे भी समझदारी भरी हरकतें करने के लिए समझाती रहती थी। लेकिन वेदाक्षी अपनी बचकानी हरकतों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। और तभी किसी ने दरवाजा खोला। मान की नजरें सामने खड़े शख्स पर ठहर गई। करीब 32-33 साल का आदमी, परफेक्ट फिट सूट में, तीखे नैन नक्श और सबसे ज्यादा खतरनाक वो कमांडिंग ऑरा जो बिना कुछ कहे ही दबदबा बना देता था। वेदू चहकी और अगले ही पल उसके गले से लिपट गई। मान का जबड़ा भींच गया। उसकी पत्नी उस आदमी से चिपकी हुई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वेदाक्षी को पकड़कर अपनी तरफ खींच ले। भला ये आदमी उसकी पत्नी को कैसे गले लगा सकता था? मान ने मन ही मन सोचा, यहाँ इस लड़की ने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया है, लेकिन इतनी जल्दी। लेकिन अगले ही पल वो रुका। लेकिन अगर उसका बॉयफ्रेंड होता भी तो इस घर में ये क्या कर रहा है? लेकिन आखिर ये है कौन? उसे उस आदमी को फिर से देखा। इतना स्मार्ट, इतना शार्प। भाई ये उसकी स्मार्टनेस को सीधे टक्कर दे रहा था। कहीं से भी ये उससे या निर्णय से कम नहीं लग रहा। निर्णय की नजर मान पर थी। वो उसकी शक्ल देखकर बता सकता था कि वो क्या सोच रहा है, और उसे मान की हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था। निर्णय को तो पता था कि अथर्व कौन है। सुबह ही तो वो उससे मिला था, लेकिन उस वक्त सिर्फ मान ही ऐसा इंसान था जो अथर्व से नहीं मिला था। अभिमान कुछ कहता उससे पहले वेदाक्षी ने चहक कर कहा, चाचू मेरी आइसक्रीम और चॉकलेट। चाचू? मान के कान खड़े हो गए। रुद्रिका ने अपना माथा पीट लिया। हर बात में उसे खाना बीच में घुसाना ही होता था, चाहे वो कुछ भी हो। अथर्व ने उसके सर को सहलाकर बोला, अंदर चलेगी या फिर यही चाहिए सब कुछ? वेदाक्षी के मुंह से चाचू सुनना सच में मान को बहुत बड़ा झटका लगा था। वो आदमी जो उसके सामने खड़ा था वो उसे यही कोई 2-3 साल बड़ा रहा होगा, और उसकी पत्नी उस आदमी को चाचू कह रही थी, और वो भी सामने वाले आदमी की पर्सनालिटी मान के सामने कहीं से भी रत्ती भर कम नहीं थी। सच में अथर्व बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, पर अब मान को थोड़ी राहत मिली थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि रिश्तेदार था। वो चारों अंदर आए। अथर्व भी उनके साथ ही था, और तभी मान ने महसूस किया उस आदमी की नजरें लगातार उसी पर थी। कोई साधारण नजर नहीं, बल्कि एक परखती हुई नजर, जैसे किसी बिजनेस डील में सामने वाले की कमजोरियां ढूंढ रहा हो। रुद्रिका ने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया था, और वो समझदार भी थी, और अथर्व को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वेदाक्षी, उसके केस में ये बिल्कुल अलग था। इसलिए अथर्व अब मान को चेकआउट कर रहा था कि क्या वेदू के लिए मान ठीक भी था। मान बराबर उसकी नजरें खुद पर महसूस कर रहा था, और उसे अजीब भी लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस आदमी की दिक्कत क्या थी। सिया ने उन चारों का वेलकम किया, और फिर वो सब वहीं हॉल में बैठकर बातों में लग गए। तभी रुद्रिका ने जिक्र करते हुए कहा, चाचू आप अकेले आए हो? चाची कहाँ है? और नित्या बुआ वो कहाँ है? अथर्व ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोला, मैं थोड़े दिन सुकून से बिताना चाहता हूँ। उन दोनों तूफानों का नाम मत ही ले मेरे सामने। उसकी ये बात सुनते वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, चाची को बता दूंगी अगर अब आपने ऐसा कुछ भी बोला तो। अथर्व ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए और बोला, माफ कर दे मेरी माँ, गलती हो गई मुझसे। सिया ने उसे टोकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बस करो, चलो अब सब पहले डिनर कर लो। उसके ये कहते ही वो सब लोग डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ चुके थे। वेदाक्षी तो बड़ी खुश नजर आ रही थी। मान भी ये नोटिस कर रहा था कि अपने घर की और अपने लोगों की बात ही अलग होती है।
दूसरा, अथर्व के आने से वो काफी ज्यादा खुश थी। उसे पता था उसके नाज नखरे उठाने वालों में अथर्व भी शामिल था और वो जो कहती अथर्व उसे जरूर ला कर देता, इसलिए वो काफी खुश नजर आ रही थी और उसकी खुशी का राज रुद्रिका भी अच्छे से समझ रही थी। आखिरकार अथर्व ने मान की तरफ देखा और बोला, वैसे सब कुछ कैसा चल रहा है? उसकी आवाज शांत थी पर उसमें एक अंडरटोन था। मान ने उसे देखा। सब कुछ से उसका क्या मतलब था? इसका मान कुछ कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हुए उसे हल्के से मुस्कुराकर कहा, सब काफी अच्छा चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अथर्व ने धीरे से सिर हिलाया पर उसकी आंखों में जो भाव था वो साफ कह रहा था कि वो मान की हर हरकत पर नजर रखने वाला था। वो सब लोग आराम से खाना खा रहे थे। अथर्व अभी भी लगातार मान को घूर रहा था। खैर, मान को इंसान की इतनी तो परख थी कि वो सामने वाले को देखकर ये अंदाजा लगा सके कि वो उसके बारे में क्या सोच रहा है, और अथर्व को देखकर भी उसे अंदाजा हो चुका था कि अथर्व के दिमाग में क्या चल रहा है। अथर्व की परेशानी उसे गलत भी नहीं लग रही थी, इसलिए वो चुपचाप बस उसकी नजरों को खुद पर महसूस कर रहा था। खाना खाते हुए अचानक ही वेदाक्षी को ठसका लगा। माँ ने झटके से अपनी नजरें उठाई। अगले ही पल उसने हड़बड़ाकर अपना पानी का ग्लास उठाया और उसके पास खड़ा होकर ग्लास उसके होठों से लगाकर उसे पानी पिलाने लगा। दूसरे हाथ से वो उसकी पीठ को लगातार सहला रहा था ताकि वो कुछ नॉर्मल हो। अथर्व की आंखें इस पूरे दृश्य पर टिकी थी। मान के हाथों में जो तत्परता थी, जिस तरह उसने बिना एक पल गंवाए वेदाक्षी की मदद की थी, ये सब कुछ उसकी नजरों से नहीं बचा। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी कुछ नॉर्मल हुई। उसने गहरी सांस भरी। मान ने पानी का ग्लास साइड रखते हुए उसे देखा और बोला, क्या करती हो तुम? आराम से नहीं खा सकती? कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीनने वाला नहीं है वैदू। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, आप मुझे डांटिए तो मत। मान ने उसे घूरा और बोला, हरकतें सुधारो अपनी। मुझे पता है खाने की शौकीन हूँ, लेकिन ऐसे कौन खाता है? तुम्हारी प्लेट में जो खाना है वो तुम्हें ही खाना है, हमें से कोई भी तुमसे नहीं छीनने वाला। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बना लिया। वहीं अथर्व उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। मान की आवाज में जो सख्ती थी, उसके पीछे जो चिंता छिपी थी, वो साफ महसूस हो रही थी। वेदाक्षी ने मान को देखा और बोली, ओफो, अब मैं ठीक हूँ, आप भी आराम से बैठ जाइए और अपना खाना खाइए। मान अपनी चेयर पर बैठा और उसे देख फिर से बोला, आराम से खाना। वेदाक्षी ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। वो सब अपना खाना खाने लगे थे, लेकिन अथर्व ने देखा कि मान की नजरें बार बार वेदाक्षी पर जा रही थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो ठीक से खा रही है या नहीं। खाना खा पीकर वो लोग वहीं हॉल में बैठ गए और यूं ही इधर उधर की बातें करते करते रात हो गई। तभी वेदाक्षी ने रुद्रिका को देखा और बोली, दी, मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर मान और निर्णय ने एक साथ कहा, क्या? रुद्रिका और वेदाक्षी ने उन दोनों को देखा कि तभी वेदु मुंह बनाकर बोली, क्या मतलब? देखो जीजू, भले ही आपकी शादी मेरी दीदी से हुई हो, इस वक्त हम हमारे मायके में हैं और मैं मेरी दीदी के साथ सोऊंगी, और आप अपना जुगाड़ कहीं और देख लो। निर्णय ने हैरानी से कहा, ये क्या बात हुई यार? वो मेरी पत्नी है, भले तुम मायके में हो, मैं उसके रूम में सोने वाला हूँ और वो भी उसके साथ। तभी मान ने वेदाक्षी को देखा और बोला, तुम्हारी दी पुराण यहाँ भी शुरू हो गया ना? मुझे समझ नहीं आता कि रुद्रा से ऐसा क्या ऑब्सेशन है तुम्हें? हनीमून पर गई थी तो वहाँ दी के पास जाना है, दी के पास जाना है, और यहाँ आई हो तो यहाँ भी। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, देखिए, आपके पास तो अच्छा ऑप्शन है ना, आराम से फैलकर बेड पर सोना। मैं आज आपको परेशान भी नहीं करूंगी, इसलिए आप भी मुझे परेशान मत करिए, मुझे अपनी दी के पास सोना है। तभी रुद्रिका ने कहा, बात तो सही है, देखो निर्णय, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे, इसलिए तुम और मान एक रूम शेयर कर लो, मैं और वेदु एक साथ सोने जा रहे हैं। ये बोलकर वो दोनों उठी और चली गई। मान और निर्णय हैरानी से देखते ही रह गए। निर्णय ने कहा, यहाँ इसके रूल चलेंगे, इसे क्या मतलब? उस घर में कौन सा मेरे रूल चलते हैं? वही अथर्व भी उनको देख रहा था। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसे अच्छा लग रहा था कि उसकी दोनों भतीजियां अपने पतियों को अच्छे से सबक सिखा रही थी। निर्णय ने मान को देखा और बोला, मैं घर जा रहा हूँ, क्या फायदा यहाँ आने का? ये दोनों तो निकल ली यार। मान ने उसे देखा और बोला, कुछ भी सोच कर चले भी मत जाना। तुम्हें लगता है कि चाची माँ तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेंगी? बिल्कुल नहीं, वहीं से गेट आउट हो जाओगे। बेहतर है यहीं सो जाओ, सड़क किनारे रात बिताने से तो बेहतर ही है। निर्णय ने मुंह बना लिया, फिर बोला, मैं बात करके आता हूँ उनसे। ये वैदू की बच्ची तो अपने ही जीजा का पत्ता कट करने में लगी है। ये बोलकर वो दोनों के पीछे चला गया। अब वहाँ पर सिर्फ अथर्व और मान थे। हवा में एक अजीब सा तनाव था। अथर्व की नजरें मान पर टिकी थी।
इतनी देर से अथर्व मान को घूर रहा था, तो मान इतना तो अंदाजा लगा ही चुका था कि उसका वो किलर लुक उसके लिए ही था, क्योंकि उसकी प्यारी भतीजी ने उससे शादी जो की थी। आखिर क्या चल रहा था? अथर्व गड़बड़ करने के मूड में नहीं था, उल्टा वो तो वेदाक्षी को ही इस रिश्ते में रहने के लिए मना रहा था। पर ये बात अथर्व को कैसे पता चलती? और तभी मान ने एक और चीज नोटिस की। निर्णय मुस्कुरा रहा था, जैसे वो पूरा सीन एंजॉय कर रहा हो। लेकिन तभी अथर्व का फोन बजा। उनसे एक बार मान को देखा, फिर अपना फोन लेकर साइड में चला गया। लेकिन उसकी नजरें अभी भी बीच बीच में मान पर जा रही थी। मान ने गहरी सांस भरी, तभी उसका भी फोन बजा। उसने अपना फोन निकाला और कॉल पिक करते हुए बोला, जी चाची माँ, कहिए। गिरजा जी ने उधर से कहा, तुम लोग वहाँ हो तो कल आते हुए रास्ते में मंदिर होते आना। तुम्हारी शादी के बाद मौका ही नहीं मिला कि तुम लोगों को साथ में मंदिर ले जाऊं। मान ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम मंदिर होते हुए ही आएंगे। और अब आप सो जाइए, काफी लेट हो गया है। गिरजा जी ने हामी भरी और मान फोन रखने को हुआ कि तभी गिरजा जी ने कहा, मान मैं वो चेन। मान ने उनकी बात काटते हुए कहा, चाची माँ ठीक है, मैंने कहा था ना कि वो चेन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन अब वेदु मेरी जिंदगी का हिस्सा है, तो वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आप उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, मेरा मन हुआ तो मैं वैसे ही एक और बनवा लूंगा, लेकिन मुझे उससे वो फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए आप बार बार वही बात दोहराना बंद कीजिए। बाकी मैं सोच रहा हूँ वेदु को माँ के पास भी लेकर जाऊँ। अथर्व की उंगलियां फोन पर रुक गई। उसने मान की तरफ देखा। मान की आवाज में जो दृढ़ता थी वो उसे साफ सुनाई दे रही थी। गिरजा जी ने हैरानी से कहा, मान तू सच में? मान ने एक बार फिर उनकी बात काटते हुए कहा, हर बार जाता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि माँ है वहाँ पर, मुझसे बातें करती है, मेरी सुनती है। उनका हक बनता है अपनी बहू को देखने का, और मैं उसे माँ से जरूर मिलवा कर लाऊंगा। मुझे पता है थोड़ी सी मेच्योर है वो, लेकिन मुझे इतना भी पता है समझती सब कुछ है। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं सब अच्छे से संभाल लूंगा। अथर्व की आंखें सिकुड़ गई। माँ के पास मतलब? लेकिन गिरजा जी अभी नहीं चाहती थी कि मान वेदाक्षी को वहाँ लेकर जाए, क्योंकि अभी उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ था, और ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि कोई भी दिक्कत हो। वैसे भी उन दोनों की शादी तो अनजाने में बिना किसी के जाने हुई थी। उन्होंने गहरी सांस भरी और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम वेदाक्षी को लेकर वहाँ जाओ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कुछ कह रही हूँ तो सोच समझ कर कह रही हूँ ना। बाकी मेरी बात मानना ना मानना तुम्हारे हाथ में है। उनकी बात सुनकर मान शांत हो गया। कुछ पलों का सन्नाटा था। अथर्व ने अपना फोन साइड कर दिया था। पूरा ध्यान अब मान पर केंद्रित था। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, ठीक है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। गिरजा जी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और फिर फोन रख दिया। मान ने एक नजर फोन को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। तभी पीछे से अथर्व की आवाज आई, धीमी लेकिन बेहद स्पष्ट, मेरी भतीजी को अगर जरा भी तकलीफ हुई तो। मान का शरीर थोड़ा तना, वो धीरे से पलटा। अथर्व वहीं खड़ा था, कुछ कदमों की दूरी पर। उसकी आंखों में जो डिटर्मिनेशन था वो साफ दिख रहा था। उसकी मुट्ठियां हल्की सी भींची हुई थी, जबड़े तने हुए। यकीन मानो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। वही मान बेचारा ये सोच रहा था कि आखिर उसने क्या कर दिया। उसे तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे वेदाक्षी को कोई नुकसान हो या फिर वो हर्ट हो जाए। मान के चेहरे पर उलझन देखकर अथर्व ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, रुद्रा ने अपनी मर्जी से शादी की, वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो समझदार है। अपनी जिंदगी कैसे जीनी है अच्छे से समझती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक आ गई। लेकिन वेदु के मामले में उसने गहरी सांस ली। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कैसे हो, क्या हो। उसकी आंखें मान की आंखों में गड़ गई। लेकिन मैं अपनी भतीजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका बचपना, उसकी मासूमियत, वो कैसी है ये भी जानता हूँ। उसकी मुट्ठियां भींच गई। इसीलिए तुम उसके भोलेपन का फायदा उठाने की सोचना भी मत। अगर उसे जरा से भी तकलीफ हुई। उसे रुककर मान को चेतावनी भरी नजरों से देखा। तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मान कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। हवा में तनाव सा था। फिर वो हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई हंसी नहीं थी। धमकी दे रहे हो मुझे? अथर्व का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छिपा था। उसे बेहद ठंडे लहजे में कहा, अब इसे धमकी समझ रहे हो तो धमकी ही सही। वो एक कदम करीब आया। मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, वरना मैं सच में तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
उसकी आवाज में एक खतरनाक दृढ़ता थी। और मैं जो कहता हूँ वो मैं करता हूँ। ये अथर्व का रिकॉर्ड रहा है। मान ने उसकी आंखों में झांका, जिसमें कोई झूठ नहीं था, कोई ब्लफ नहीं था, बल्कि सिर्फ एक वादा था जो सिर्फ वेदाक्षी की खुशियों के लिए था। मान का चेहरा गंभीर हो गया। उसे सीधे अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए मेरे रिश्ते सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, और वेदाक्षी से जो मेरा रिश्ता जुड़ा है, उसकी आवाज में एक अलग ही गहराई आ गई। वो उन सारे रिश्तों से ऊपर है जो मेरी जिंदगी में है। मुझे उसका साथ जिंदगी भर के लिए चाहिए। मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा, ना ही मैं कोई उसका बॉयफ्रेंड हूँ, और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है। अथर्व ने उसे एक लंबे पल तक परखा, फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, बेहतर है कि तुम संभल कर रहो, और तुम जो भी करो सोच समझ कर करो, जो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। उसने मुड़ते हुए आखिरी चेतावनी दी। वेदाक्षी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरे लिए बस यही जरूरी है। उसकी खुशी का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसलिए उसे जरा से भी तकलीफ देने की सोचना भी मत। ये कहकर अथर्व धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद भी हवा में एक अनकहा खौफ बाकी था। मान वहीं खड़ा हैरान परेशान सा उसे जाते हुए देखता रह गया। अथर्व के पूरी तरह गायब हो जाने के बाद मान ने गहरी सांस ली। उसे मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? भागकर शादी करने का निर्णय तो रुद्रा ने लिया, और ये इंसान मुझ पर रौब जमा रहा है। उसे झल्लाहट में अपना सिर खुजलाया। इसमें मेरी क्या गलती थी जो मुझे इतना सुनाया गया? ये कहकर उसने मुंह बना लिया, और फिर वो भी रुद्रिका के कमरे की तरफ चला गया, क्योंकि उसका भाई भी वहीं था, और उसकी पत्नी और उसकी प्यारी पत्नी भी तो वहीं थी। जब वो कमरे में पहुंचा तो वे तीनों बेड पर आराम से बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। मान ने निर्णय को तीखी नजरों से देखा और बोला, तुम तो रुद्रिका को मनाने आए थे ना? क्या हुआ फिर? यहाँ आकर इनकी टीम में शामिल हो गए? वेदु ने उसे देखा और शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, वैसे आप भी हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे। उसने अपने बाल पीछे हटाते हुए कहा, बाकी जीजू तो मेरी ही साइड है। उसे बहुत ही प्राउडली बोला, अब आप कुछ भी कर लीजिए, हमने यही डिसाइड किया है कि मैं दी के पास रहूंगी। आप और जीजू एक कमरे में सोने वाले हैं, इसीलिए थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, बाकी सोना तो आपको और जीजू के साथ ही है। मान ने निर्णय को खूनी निगाहों से घूरते हुए कहा, तुझसे काम नहीं होता? निर्णय ने मासूमियत से कंधे उचकाए और हाथ फैलाते हुए बोला, मैं क्या करूँ भाई, ये मानने को तैयार नहीं है। उसे प्यार से वेदु की तरफ देखा, और फिर मेरी एक ही तो साली है, उसकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा? मान ने उसे एक बार फिर घूरा, फिर हार मानते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ दूसरे कमरे में आराम से सोने। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया और दूसरे रूम में चला आया। उसे बड़े ध्यान से उस कमरे को देखा, जो कि शांत और सुकून दे रहा था। थोड़ी देर बाद वो चेंज करके आया और बालकनी में चला गया। वो कुछ देर वहीं बालकनी में खड़ा रहा, तारों को देखता रहा, सब कुछ सोचता रहा। अथर्व के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। आखिरकार थकान हावी हुई और वो अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। उसे पता था निर्णय आराम से रात को देर से आएगा। रात का सन्नाटा था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मान के दिमाग में अथर्व की बातें तूफान की तरह घूम रही थी। उसकी वो ठंडी आवाज, वो धमकी भरी नजरें, वो खतरनाक वादा, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसका इस तरह धमकी देने का क्या मतलब था। क्या अथर्व सच में इतना खतरनाक था, या सिर्फ अपनी भतीजी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव था? नहीं, खिड़की से अंदर आ रही थी। मान जल्दी उठ चुका था, लेकिन निर्णय अभी भी बेखबर मुंह खोलकर खर्राटे भर रहा था। मान ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। उसे पता था वेदाक्षी का भी यही हाल होगा, वो भी अपनी दीदी के साथ आराम से सो रही होगी। वो नहा धोकर तैयार हुआ और फिर बाहर चला आया। हॉल में उसे राम और सिया बैठे मिल गए। वो उनके पास जाकर बैठ गया। राम उससे बिजनेस की बातें और फैमिली की जिम्मेदारियों के बारे में बातें करने में लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद अथर्व भी आ गया। उसे मान की तरफ देखा, फिर ऐसे ही एक एक करके सब लोग हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। सिया ने उन सबको देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ, तुम सब लोग आराम से नाश्ता कर लो, उसके बाद बच्चों को निकलना भी है। राम ने प्यार से हामी भरी और सिया उठकर किचन की तरफ चली गई। वेदाक्षी, उसे पता था कि आज नाश्ते में जरूर कुछ टेस्टी सा बना होगा, इसलिए वो जल्दी से नाश्ता करना चाहती थी। वे सब लोग अभी नाश्ता करने बैठे ही थे कि अचानक घर के बाहर कार रुकने की तेज आवाज आई। फिर किसी ने 2-3 बार जोर जोर से हॉर्न बजाया। राम ने अचानक से चौंक कर कहा, ये कौन आया है? आज कोई आने वाला था क्या? ये कहते हुए उसने अथर्व को शक भरी नजरों से देखा और सवालिया लहजे में बोला,
तुमने अध्याय को कुछ बताया तो नहीं है? अथर्व ने उसे देखते हुए सूखे अंदाज में कहा। मन तो बहुत था, उसे कप उठाते हुए आगे बोला। लेकिन आपके बारे में सोचकर रुक गया। वेदु ने जब अध्याय यानी अपने पापा का जिक्र सुना तो तुरंत सिर उठाकर उन दोनों की तरफ देखी। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पापा को क्या नहीं बताया? अथर्व ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, तुम्हारी शादी के बारे में। उसकी आवाज में हल्की नाराजगी थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आता तुमने शादी कर कैसे ली, वो भी तब जब भैया भाभी यहाँ थे ही नहीं। उसके सवाल पर मान वेदाक्षी को देखने लगा। वेदु के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, तभी एक तेज चुलबुली लड़की की आवाज आई। तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ सकते हो? सब चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। आवाज में तेजी और खूबसूरती से नाराजगी भरी थी। तुम सच में दिन पर दिन बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। अथर्व ने जैसे ही वो आवाज सुनी, उसकी आंखें फैल गई। उसे झटके से उस तरफ देखा। सामने लगभग 29-30 साल की एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो सीधे अथर्व को घूर कर देख रही थी, जैसे उसे अभी खा जाएगी। और ये कोई और नहीं, आयु थी, अथर्व की पत्नी। अथर्व के चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई। उसे थोड़ा सक पकाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयु ने हाथ कमर पर रखकर उसे तीखी नजरों से घूरते हुए कहा, वही कर रही हूँ जो तुम कर रहे हो। उसे आगे बढ़कर अथर्व के सामने खड़े होते हुए कहा, तुम मुझे अकेला छोड़ाए। सीरियसली अथर्व, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वेदाक्षी ने जैसे ही आयु को देखा, वो तुरंत जल्दी से उठी और दौड़कर आयु से लिपटते हुए खुशी से बोली, चाची आप आ गई। मैंने तो चाचू से कहा था आपको भी लेकर आना चाहिए था। तभी आयु के बगल में खड़ी दूसरी लड़की, जो करीब 25-26 साल की थी, ने अपने भाई को घूरते हुए कहा, मेरा भाई दिन ब दिन सड़ू होता जा रहा है, परेशान करने लगा है हमें। उसे ड्रामेटिक अंदाज में हाथ लहराते हुए कहा, मुझे और भाभी को अकेला छोड़कर यहाँ आ गया। हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा कि वो यहाँ आ रहा है। अथर्व ने दोनों को देखा। एक तरफ उसकी नाराज पत्नी, दूसरी तरफ उसकी शिकायती बहन। उसे गहरी सांस लेते हुए शांत भाव से कहा, मुझे कुछ शांति चाहिए थी, बस इसलिए मैं। उसे थोड़ा रुक कर बोला, और तुम दोनों के होते हुए मुझे शांति कैसे नसीब हो सकती है? इसलिए मैं यहाँ आया था। उससे अपना बचाव करते हुए आगे कहा, और तुम दोनों अकेले नहीं थी, एक दूसरे के लिए तुम दोनों बहुत अच्छी कंपनी हो, ये मैं भी जानता हूँ। आयु ने उसे और गुस्से से देखा। कंपनी गई भाड़ में, मुझे भी पता है मेरी और नित्या की अच्छी बनती है, और तुम इसे जलते हो। आयु ने तीखे लहजे में कहा, फिर एक पल रुककर उसकी आंखों में देखते हुए आगे बोली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि तुम हम दोनों को अकेले छोड़कर वहाँ से यहाँ आ जाओ। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? तू अबला नारियों को अकेले वहाँ छोड़ आई तो? मान और निर्णय बड़े इंटरेस्ट के साथ ये सारा नजारा देख रहे थे। मान के चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। कल जो आदमी उसे धमकी दे रहा था, आज वो इतना शांत था, वो भी अपनी पत्नी के सामने। तभी राम ने बीच बचाव करते हुए कहा, आयु गुस्सा नहीं करते बच्चा, कोई बात नहीं, उसका केस खत्म हुआ था और वो पहले आ गया। उसे थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आ गई ना अब, तो अब तो तुम्हें यही रहना है। और इस बार उसे अथर्व की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे अकेला मत छोड़ना। आखिरी बात सुनते ही अथर्व की आंखें तन गई। उसे राम को घूरा और बोला, उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है भैया। ये जो खुद को अबला नारी कह रही है, कौन से एंगल से ये लड़की आपको अबला नारी लगती है? उसकी आवाज में हल्का फ्रस्ट्रेशन था। इस लड़की के सामने मैं अबला मर्द लगता हूँ, भूला नहीं हूँ मैं। शादी कैसे की है इसने मुझसे? कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नित्या ने बीच में टोकते हुए कहा, हाँ तो वो तो आपकी गलती थी, आपको ही प्रैंक करना था। उसे सिर हिलाते हुए कहा, आपको पता है ना, भाभी को जब गुस्सा आता है तो वो फिर किसी की नहीं सुनती। अथर्व ने मन ही मन सोचा, मेरी तो वैसे भी नहीं सुनती। समझ नहीं आता क्या सोचकर मैंने इस लड़की से प्यार कर लिया था। प्यार सोच समझकर नहीं होता, समझे तुम? आयु ने कहा। सब लोग एकदम से आयु की तरफ मुड़े, हैरानी से उसे देखने लगे। भला बीच में प्यार कहाँ से आ गया था? अथर्व ने आंखें सिकुड़ी और थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, अब क्या तुम माइंड रीड भी करने लगी हो? आयु ने उसे कॉन्फिडेंट नजर से देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, काफी साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स आ सकते हैं वो मैं अच्छे से जानती हूँ, समझे तुम? उसे हाथ लहराते हुए कहा, तो फालतू की बातें सोचने की जरूरत भी नहीं है। निर्णय ने ये पूरा ड्रामा देखते हुए धीरे से मान के कान में फुसफुसाया। अब समझ आ रहा है कि हमारी बीवियों में ये स्पिरिट कहाँ से आई है। उसे एक नजर आयु और नित्या पर डाली, फिर बोला, अरे उनकी तो चाची और बुआ भी ऐसी हैं।
तो भला हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोनों अलग होंगी? मान ने उसकी बात पर सिर हिलाया और नजर से देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, काफी साल हो गए तुम्हारे साथ रहते रहते, तुम्हारे दिमाग में जो थॉट्स आ सकते हैं वो मैं अच्छे से जानती हूँ, समझे तुम? उसे हाथ लहराते हुए कहा, तो फालतू की बातें सोचने की जरूरत भी नहीं है। निर्णय ने ये पूरा ड्रामा देखते हुए धीरे से मान के कान में फुसफुसाया, अब समझ आ रहा है कि हमारी बीवियों में ये स्पिरिट कहाँ से आई है। उसने एक नजर आयु और नित्या पर डाली, फिर बोला, अरे उनकी तो चाची और बुआ भी ऐसी हैं, तो भला हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दोनों अलग होंगी? मान ने उसकी बात पर सिर हिलाया और फिर धीरे से जवाब देते हुए बोला, शुक्र मान, रुद्रा में कम से कम बचपना तो नहीं है, तुझे कम से कम उसका चाइल्डिश बिहेवियर तो नहीं झेलना पड़ रहा। उसे एक लंबी सांस ली। ये सब कुछ तो वेदू का काम है, वो पूरी की पूरी बच्ची है। सिया ने उन सबको देखा, उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। उसे हाथ उठाते हुए कहा, बस करो, बहुत हुआ तुम लोगों का लड़ना झगड़ना, चुपचाप से सब लोग चलकर नाश्ता करो। आयु ने सिया को ऐसे देखा और मासूमियत से बोली, आप अपने देवर की साइड ले रही हो, ये सही बात नहीं है भाभी। सिया ने उसे गंभीर नजरों से देखा और साफ लहजे में बोली, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, वैसे भी तुम दोनों के मामलों से मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। उसे हाथ की उंगली उठाते हुए कहा, दोनों के दोनों मुझे बीच में लेकर मुझे ही फंसा दोगे, इससे अच्छा है तुमसे दूरी बनी रहे। चुपचाप से तुम और नित्या जाकर चेंज करके आओ और नाश्ता करो। आयु और नित्या वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों फ्रेश होकर वापस आ चुकी थी। दोनों ने कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। रुद्रिका ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन मान और निर्णय से करवाया। नित्या ने उन दोनों को गौर से देखा, फिर एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, वैसे मेरे दोनों दामाद तो काफी हैंडसम लग रहे हैं। उसे वेदु और रुद्रिका की तरफ रुख करते हुए कहा, तुम दोनों की चॉइस काफी अच्छी है। तभी रुद्रिका ने नित्या के मजे लेते हुए काउंटर अटैक किया, वैसे बुआ आप कब शादी कर रहे हो? उसे इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ पूछा, कब तक कुंवारी रहने का विचार है आपका? आप तो मुझसे और वेदु से भी बड़ी हो, तो फिर शादी क्यों नहीं की आपने अब तक? सबकी निगाहें नित्या पर टिक गई। अर्थ ने मौका देखकर तुरंत बोला, तुम्हें लगता है कोई और इसे झेल पाएगा? मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जिसके भी साथ जाएगी उसे पागल करके छोड़ देगी ये लड़की। नित्या ने गुस्से में अर्थ को घूरा और खतरनाक लहजे में बोली, भाई मैं सच बता रही हूँ, आपकी पापा से पिटाई करवा दूंगी। अथर्वा ने बेपरवाही से मुंह बनाया और बोला, बचपन से आज तक यही तो करती आई है, एक यही तो काम है जिसमें तू एक्सपर्ट है, और तो कुछ तुझसे होता नहीं है। उसके ये कहते नित्या उसे ऐसे घूरने लगी जैसे अभी कुछ फेंक मारेगी। माहौल थोड़ा टेंस होने लगा था। सिया ने तुरंत बीच बचाव करते हुए कहा, अब लड़ना झगड़ना मत शुरू कर देना, क्योंकि देखो तुम्हारे माँ पापा यहाँ है नहीं और हमसे तुम्हारा झगड़ा सुलझना नहीं है। उसे गंभीर होते हुए कहा, इसीलिए शांति से नाश्ता करो और फिर अपने अपने काम पर जाओ। वैसे भी रुद्रा और वेदु को भी वापस निकलना है। तभी आयु ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, क्यों? तुम दोनों रुक जाओ ना। वेदु ने समझदारी से जवाब दिया, चाची मम्मी ने कहा कि पहले वापस आ जाना, बाद में अगर रुकना हो तो हम यहाँ वापस आ सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें आज जाना पड़ेगा ना। मान ने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतनी समझदारी से जवाब देगी। मान के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। यूँ तो उसने सोचा था कि जाते हुए अपनी माँ के मेमोरियल पर जाएगा। वेदाक्षी को भी वहाँ ले जाने का प्लान था। उस जगह को दिखाना चाहता था जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन जब गिरजा जी ने उसे मना कर दिया था तो उसे एक बार के लिए ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। फिर उसे ये भी सोचा कि जब वो दोनों ठीक से इस रिश्ते को अपना लेंगे, जब उनके बीच अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, तब वो वेदु को वहाँ लेकर जाएगा। आखिर क्यों गिरजा जी ने मान को अभी मेमोरियल पर ले जाने के लिए मना किया था? उसके बाद रुद्रा, वेदु, मान और निर्णय अपने घर के लिए तैयारी करने के बाद निकल गए। वो सब जल्दी ही घर पहुंच गए। साथ ही मान, निर्णय और रुद्रा तुरंत अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उन तीनों के पास पेंडिंग काम था जो आज निपटाना जरूरी था। घर पर रह गई वेदाक्षी जो अपने कमरे में जा चुकी थी। तभी वेदाक्षी का फोन बजा। स्क्रीन पर अथर्वा का नाम देखते ही वो झट से कॉल उठा ली। हेलो चाचू, वेदाक्षी ने कहा। उधर से अथर्वा की आवाज आई, लेकिन उसमें कुछ अलग सी गंभीरता थी। वेदु, कल पूरे दिन तेरे साथ अकेले बात करने का मौका ही नहीं मिला। मुझे तुझसे मिलना है, बहुत जरूरी बातें करनी है। वेदाक्षी का दिल धक से रह गया। अथर्वा का लहजा उसे चिंतित कर गया। क्या हुआ चाचू, सब ठीक तो है ना? उसे घबराहट में पूछा। चाची से कोई लड़ाई हो गई क्या? अथर्वा ने गहरी सांस ली। नहीं पापा, उसे तो मैं संभाल लूंगा। बात तेरी है वेदु,
तेरी जिंदगी में इतना बड़ा फैसला, इतनी अचानक सब कुछ हो गया। मुझे तुझसे बात करनी है, बस तू और मैं। वेदाक्षी ने उसकी टेंशन महसूस की। वो जानती थी कि अथर्व उसके लिए कितना परेशान है। ठीक है चाचू, उसे मान लिया। फिर मूड हल्का करने की कोशिश करते हुए बोली, तो फिर शाम को अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, वहीं बात कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, अथर्व ने तुरंत मना कर दिया। वहाँ तो सिर्फ झूले झूलने लगेगी। मुझे शांति से बात करनी है तुझसे। शाम को सिटी पार्क आ जाओ। वेदाक्षी ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। ठीक है, आ जाऊंगी। फोन काटने के बाद वेदाक्षी वहीं सोफे पर बैठ गई। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमने लगे। चाचू इतने परेशान क्यों लग रहे थे? वो क्या पूछना चाहते हैं? कहीं वो मुझे मान से अलग करने की बात तो नहीं करेंगे? शाम होते होते वेदाक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समय से पहले ही पार्क पहुंच गई। थोड़ी देर बाद अथर्व भी आ गया। हमेशा की तरह उसके हाथ में 2 आइसक्रीम कोन थे। ये देखकर वेदाक्षी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। ये लो। अथर्व ने एक आइसक्रीम उसकी तरफ बढ़ाई। वेदाक्षी ने खुशी से आइसक्रीम ले ली और दोनों पास की बेंच पर बैठ गए। कुछ पल की खामोशी के बाद अथर्व ने सीधे सवाल दाग दिया, तूने मना क्यों नहीं किया इस शादी के लिए? वेदाक्षी की आइसक्रीम चाटने की रफ्तार रुक गई। उनसे अथर्व की तरफ देखा, क्योंकि उसे धीरे से कहा, राम अंकल की रेपुटेशन का सवाल था चाचू, उनकी इज्जत दांव पर थी। अथर्व ने गहरी सांस भरी। उसकी आवाज में दर्द था। और तेरी जिंदगी का क्या वेदू? तेरी खुशियों का क्या? उसे वेदाक्षी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। तुझे तो अभी शादी करनी भी नहीं थी। तू सिर्फ 21 साल की है। अभी तो जिंदगी देखनी बाकी थी तुझे। उसकी आवाज भराई। बता मुझे सच्ची, क्या तू मान के साथ खुश है? वेदाक्षी ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों की तस्वीरें घूम गई। मान का उसका ख्याल रखना, उसकी छोटी छोटी जिदें पूरी करना, वेदांत से उसे बचाना, उसके साथ बिताए वो सारे पल। उसे गहरी सांस ली और खोई खोई सी आवाज में बोली, चाचू अगर मैं कहूँ कि वो बहुत अच्छा है? अथर्व ने उसे ध्यान से देखा। वेदाक्षी की आवाज में कुछ अलग सा था। शुरू में वेदाक्षी ने अपनी आइसक्रीम पर नजरें गड़ाए हुए कहा, मुझे बहुत गुस्सा आता था। सच कहूँ तो मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया था, किसी एक शख्स से प्यार करके। उसकी आवाज कड़वी हो गई, लेकिन वक्त रहते संभल गई। सच्चाई सामने आ गई। उस इंसान के लिए मैंने दी और मान दोनों से लड़ लगाई थी, जबकि वो दोनों तो बस मुझे सच दिखाना चाह रहे थे। अथर्व ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे इन सब बातों से मतलब नहीं वेदू, मुझे बस इतना जानना है। उसकी आवाज भारी हो गई। क्या तू इस रिश्ते में खुश है? सच बता, क्या तू निभा पाएगी ये रिश्ता? वेदाक्षी ने गहरी सांस भरी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं पता चाचू। उसे अथर्व की तरफ देखा। मुझे बस इतना पता है कि वो इंसान मेरा ख्याल रखता है, मेरी परवाह करता है, मेरी छोटी छोटी जिदें पूरी करता है। वो बस मुझसे एक मौका चाहता है। उसे रुक कर कहा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं अभी भी जानने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे दिल में क्या है। अथर्व ने उसे कुछ देर देखा, फिर धीरे से बोला, तो फिर मेरी एक बात मानेगी? वेदाक्षी ने सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझे नहीं पता मान कैसा इंसान है, अथर्व ने गंभीरता से कहा। एक दिन में मैं किसी को जान भी नहीं सकता, लेकिन उसे वेदाक्षी का हाथ पकड़ा। अगर कभी भी तुझे लगे कि तू इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, तो सीधे मुझे बोलना। मैं कभी भी तुझे जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं रहने दूंगा, समझी? वेदाक्षी मुस्कुराई। उसकी आंखों में चमक आ गई। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जबरदस्ती इस रिश्ते में हूँ? उसने कहा, हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं पता, लेकिन मान के बारे में। उसकी आवाज में यकीन था। उसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं चाचू। वो आदमी कैसा है, मैंने इतने दिनों में उसे जान लिया है। उसने रुक कर अथर्व की आंखों में देखा। वो हमेशा मेरे लिए खड़ा रहता है, सच में। और अगर मान वाकई ऐसा है तो मैं जरूर इस रिश्ते में रहना चाहूंगी, क्योंकि उसकी आवाज नरम पड़ गई। मुझे पता है वो संभाल लेगा मुझे। मैं जितनी बिखरी हुई और अस्त व्यस्त रहती हूँ ना, वो उतना ही सुलझा हुआ इंसान है, सब कुछ संभाल कर रखने वाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो बस मुझे लगता है कि मैं एक मौका दे सकती हूँ उसे, और मैं जरूर दूंगी। अथर्व कुछ पल उसे देखता रहा। मान के बारे में बात करते हुए वेदाक्षी की आंखों में एक अलग उम्मीद थी। फिर भी अथर्व ने मन ही मन संकल्प लिया, अगर उस इंसान ने तुझे जरा सा भी तकलीफ दी ना वेदू, तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वे दोनों कुछ देर और बातें करते रहे, लेकिन आज वेदाक्षी को अपने मन की बात क्लियर हो चुकी थी।
वो इस रिश्ते को एक मौका जरूर देगी, मान के साथ अपने रिश्ते को जरूर संभालेगी। बस अब ये बात उसे मान को बतानी थी। थोड़ी देर बाद जब वेदाक्षी घर पहुंची तो मान पहले ही घर आ चुका था। वो अपने कमरे में गई तो देखा मान कैजुअल कपड़ों में था, शायद अभी अभी चेंज करके आया था। आप कब आए? वेदाक्षी ने पूछा। मान ने उसकी तरफ देखा। बस थोड़ी देर पहले। तुम कहाँ गई थी? चाचू से मिलने, वेदाक्षी ने सहजता से कहा। उन्होंने बुलाया था, उन्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। मान ने उसे कुछ देर देखा, फिर एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम्हारे चाचू कुछ अजीब नहीं है? वेदाक्षी ने हैरानी से उसे देखा। मतलब मान ने हल्की चुंचलाहट के साथ कहा, कल पूरे टाइम वो मुझे घूरते रहे और तो और मुझे धमकाया भी। अरे मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। वेदाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ, वो मुझसे थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज भी उन्होंने आपके बारे में ढेर सारे सवाल किए मुझसे। मान का पूरा ध्यान उसकी बात पर आ गया। वो उसकी तरफ बढ़ा। और तुमने क्या कहा? उसे सीधे पूछ लिया। वेदाक्षी ने बात टालनी चाहिए। मुझे भूख लगी है, मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। वो बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक मान ने उसकी बाजू पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वेदाक्षी उसके सीने से आ टकराई। मान ने अपने हाथ उसकी कमर पर रखे और धीरे से कहा, सवाल का जवाब देकर जाओ वेदू। उसकी आवाज में एक याचना थी, एक थकान थी। मुझसे भागना कब बंद करने वाली हो तुम? उसे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ तुमसे, बस एक मौका। कोशिश तो करो वेदू, मुझे यकीन है कि हम ये रिश्ता संभाल लेंगे। वेदाक्षी ने कुछ पल उसके चेहरे को देखा। मान की आंखों में सच में एक उम्मीद थी, एक सच्चाई थी। वो वाकई इस रिश्ते को संभालना चाहता था। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। मान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। वेदाक्षी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, अगर मैंने आपको मौका ना दिया होता, उसे रुक कर कहा, तो मैं यहाँ नहीं होती। चाचू मुझे अपने साथ ले जा चुके होते और आपके पास सीधे डिवोर्स के पेपर आते। ये कहकर उसने मान से खुद को छुड़वाया और बाथरूम में चली गई। मान वहीं खड़ा रह गया। कुछ पलों तक उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर धीरे धीरे वेदाक्षी की बात उसके दिमाग में उतरी। अगर मैंने आपको मौका ना दिया होता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वेदाक्षी ने, क्या उसे वाकई एक मौका देने का फैसला कर लिया था? मान सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक मुस्कान आई। ये कोई बड़ा इजहार नहीं था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि वेदाक्षी ने हाँ कह दी थी। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी कपड़े बदल कर आई तो मान ने उसके पास जाते हुए फिर से कहा, मतलब तुमने जो अभी कहा वो सच है? वेदू ने उसे सवालिया नजरों से देखा और बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कह दिया ना, फिर दोबारा से क्यों पूछना? मान ने तुरंत कहा, बस एक बार दोबारा कह दो, मुझे तसल्ली तो हो जाए कि तुम जो कह रही हो वो सच में कह रही हो। मैं तुम्हारे मूड स्विंग अच्छे से जानता हूँ। मैं नहीं झेल पाऊंगा अगर तुमने ये मस्ती मजाक में या फिर अपने मूड स्विंग के चलते कहा है तो। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ पलटते हुए उसे देखकर आराम से बोले, मैं सच में कह रही हूँ। हाँ, मैं देना चाहती हूँ इस रिश्ते को मौका। जब एक गलत इंसान को मौका दे सकती हूँ तो आपको क्यों नहीं? लेकिन प्लीज इस बार मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ना हो जिससे मेरा भरोसा टूट जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके बाद मैं फिर कभी किसी पर भरोसा कर पाऊंगी। अचानक ही उसकी ये बात सुनकर मान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हिलोर लेने लगी। वेदू क्या सच में मान को एक मौका देने के लिए रेडी हो गई थी? मान तो इस रिश्ते को अच्छे से संभाल लेगा, लेकिन मान वेदाक्षी के फैसले पे बहुत खुश था। उसे इस बात की तसल्ली थी कि कम से कम वो मान पर भरोसा करती है, तभी तो उसने उसे मौका देने का फैसला किया था। लेकिन मान के दिमाग में वेदाक्षी की वो भी बात गूंज रही थी कि शायद इसके बाद वो किसी पर भरोसा ना करे। ये सोच कर कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या वो इतनी आसानी से उसे खो सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोच ही रहा था कि तभी वेदू ने कहा, चलिए खाना खाने चलते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, सब लोग वेट कर रहे होंगे हमारा। ये कहते हुए उसने मान का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। वो दोनों नीचे आए और आकर सबके साथ खाना खाने बैठ गए। वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, बहुत जोरों की भूख लगी है, क्या बनाया है खाने में? रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, हाँ तो खाने तो बैठो, पहले मुझे ये बताओ कि खाने के नाम से तुझे कब भूख नहीं लगती? जब देखो तब भूख लगी है करती रहती हो। उसकी बात सुनकर जहाँ सब लोग हंस पड़े, वहीं वेदाक्षी का मुंह बन गया। रुद्रिका ने उसे खाना परोसा और बोली, लो अब आराम से खाओ। सब लोगों ने साथ में खाना खाया।
और उसके बाद सब अपने कमरे में जाने को हुए कि तभी अंशिका ने उन सबको रोकते हुए कहा, भाई बड़े दिन हो गए, चलो ना मूवी देखते हैं। मान ने उसे देखा और कहा, नहीं अंशु, काफी लेट हो गया है, चुपचाप से जाकर सो जाओ, हम फिर कभी मूवी देखेंगे। तभी वेदाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और हिलाते हुए बोली, नहीं अब भी देखेंगे, चलिए ना मूवी देखते हैं, मजा आएगा, सब लोग साथ में देखते हैं। मान ने उसे भी मना करने की कोशिश की, लेकिन वेदाक्षी जिद पर अड़ गई थी। अंशिका ने भी उसका साथ देते हुए कहा, भाई अब तो भाभी भी बोल रही है, अब तो चलो ना। मान के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था, उसे उनकी बात माननी पड़ी और वो सब लोग थिएटर में आ गए। अंशिका ने जाकर एक मूवी लगाई और सब लोग साथ में बैठकर मूवी देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ी, मान की बेचैनी बढ़ती चली गई। मूवी में एक कपल की कहानी थी जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन गलतफहमियों और भरोसे की कमी के चलते अलग हो गए। जब हीरो को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हीरोइन उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई थी। आखिरी सीन में जब हीरो टूटकर रोता है और कहता है, मैंने सोचा था अभी मेरे पास वक्त है, मैं उसे मना लूंगा, लेकिन जब तक समझा तब तक वो जा चुकी थी। तो मान का दिल जोर से धड़का। उसे एक नजर वेदाक्षी की तरफ देखा जो मूवी में पूरी तरह खोई हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मूवी खत्म होते ही अंशिका ने कहा, यार कितनी इमोशनल मूवी थी, काश वो लड़का पहले समझ जाता। रुद्रिका ने भी सहमति में हिलाया। हाँ ना, भरोसा जब एक बार टूट जाता है तो फिर कोई नहीं बता। ये बातें कर मान के चेहरे का रंग उड़ गया। वेदाक्षी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अब सोते हैं, बहुत लेट हो गया। जब सब अपने अपने रूम में चले गए तो मान की पूरी रात करवट बदलने में निकल गई। उसके जहन में वेदाक्षी की वो बात और फिर मूवी का वो आखिरी सीन बार बार घूम रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो भी उसे खो दे, कहीं उसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी। उसे वेदाक्षी को देखा जो आराम से सो रही थी। मान ने उसकी तरफ करवट बदली और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला, तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये मौका दिया है। उम्मीद करूंगा कि हम मिलकर हमारा ये रिश्ता संभाल लें। पता नहीं क्यों तुम्हें खोने से डरने लगा हूँ। शायद पहली बार किसी को इतना पास आने दिया है कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा हूँ। मान बस उसे देखता रहा और उसे देखते देखते न जाने उसे कब नींद आई। उसे खुद भी अंदाजा नहीं हुआ। सुबह लगभग 5 बजे मान हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। सांस काफी तेज चल रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि वो अपनी सीने में महसूस कर सकता था। उसे जल्दी से अपने बगल में देखा। वेदु सुकून से सोई हुई थी। मान ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, ये क्या था? मैंने अभी अभी क्या देखा? वेदु मुझसे दूर जा रही थी, रोती हुई, टूटी हुई, और मैं बस देखता रह गया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। उसे कांपते हाथों से वेदाक्षी के माथे को छुआ, जैसे यकीन कर रहा हो कि वो सच में उसके पास है। मान के मन में न जाने क्यों ये डर और गहरा हो गया था कि वेदु उससे अलग हो जाएगी, जबकि वेदाक्षी खुद उसे एक मौका देने को तैयार थी। लेकिन शायद यही प्यार होता है जिसमें खोने का डर सबसे ज्यादा सताता है। मान ने टाइम देखा और उसके जहन में उसकी चाची की कही हुई बात आई, सुबह के सपने अक्सर सच हो जाया करते हैं। और ये याद आते ही मान और ज्यादा बेचैन हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेचैनी भी ऐसी थी कि जिसका उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। इस वक्त वेदु उसके पास थी, लेकिन ऐसा सपना उसे कभी इमेजिन भी नहीं किया था। और वेदाक्षी का दूर जाना तो वो वैसे भी सहन नहीं कर सकता था। खैर, अब उसे सोने का कोई मन नहीं था। वो उठा और उठकर जिम चला गया। शायद वर्कआउट करने से वो अपने दिमाग से उन ख्यालों को निकाल पाए। वो लगभग 6:30 बजे अपने कमरे में वापस आया। तब भी वेदाक्षी सो रही थी। उसने उसे जगाते हुए कहा, वेदु उठ जाओ, 6:30 हो गए हैं, कब तक सोती रहोगी? ये कहते हुए उसने अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। लेकिन वेदाक्षी कसमसाई और फिर से सो गई। भला इतनी आसानी से उसे कौन जगा सकता था। मान नहाकर आया और तैयार होने लगा। उसे वेदु को फिर से जगाते हुए कहा, उठ जाओ वेदु, सुबह हो गई है, फिर बोलोगी कि उठने में लेट हो गई। अब जगा रहा हूँ तो उठ नहीं रही हो। मान के यूं बार बार बुलाने से वो करवटें बदलने लगी थी। उसकी नींद कच्ची हो गई थी, लेकिन थक हार कर आखिर में वो उठ ही गई। उसने अपनी आंखों को मसलते हुए कहा, क्या टाइम हुआ है? मान ने उसे देखा, फिर बोला, 7 बज गए हैं। वेदाक्षी ने उबासी ली और फिर उठकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। 2 दिन के बाद वेदु की भी
लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली थी और वो प्रैक्टिस वो अथर्व के अंडर ही कर रही थी। वैसे भी अथर्व इंदौर का जाना माना वकील था, इसीलिए वेदाक्षी को उससे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं दे सकता था। वेदु भी अपनी तैयारी में लग चुकी थी। 2 दिन बाद उसे अपनी प्रैक्टिस जो स्टार्ट करनी थी। वो कुछ देर तो अपने कमरे में अपने कामों में लगी रही, लेकिन फिर नीचे चली गई। गिरजा जी ने उसे देखा तो बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए था तुम्हें? वेदाक्षी ने नाम में गर्दन हिलाई और उनके पास आकर खामोशी से बैठ गई। गिरजा जी समझ गई थी कि वेदाक्षी के मन में कुछ चल रहा है। उन्होंने उसे देखकर कहा, क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम? वेदाक्षी ने उन्हें देखा, कुछ पल संकोच में रही, फिर धीरे से बोली, मेरे मम्मी पापा को मेरी शादी के बारे में नहीं पता नहीं जब पता लगेगा तो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। गिरजा जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। वेदाक्षी ने फिर पूछा, वैसे मान के मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या वो हमेशा से आपके साथ ही रहते आए हैं? उसके अचानक से ये सवाल पूछने पर गिरजा जी थोड़ी स्तब्ध रह गई। कुछ पल उन्होंने वेदाक्षी को ऐसे देखा जैसे उसके सवाल ने उन्हें अतीत की किसी गहरी खाई के किनारे ला खड़ा कर दिया हो। फिर धीरे से बोली, अचानक से तुम्हारे मन में ये बात कहाँ से आई और तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? वेदाक्षी ने उनकी आंखों में झांका और संभलते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बस अचानक से ये बात दिमाग में आई तो पूछ लिया। वो थोड़ा रुकी, फिर आगे बोली, वो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने मम्मा पापा के बिना बहुत मुश्किल से रह पाती हूँ। मुझे उनकी याद भी आती है, लेकिन मान के मुंह से मैंने कभी उनके मम्मी पापा का जिक्र नहीं सुना। जब भी उनके बचपन की या फिर उनके अतीत की कोई बात आती है, वो या तो टाल देते या फिर चुप हो जाते। बस इसलिए आपसे पूछा। गिरजा जी की आंखों में एक अजीब सी नमी तैर। उन्होंने गहरी सांस ली और प्यार से वेदाक्षी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोली, बेटा, ये सब कुछ तुम उसी से पूछना। कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि उन्हें कोई और नहीं, सिर्फ वो इंसान ही बयां कर सकता है जिसने उन्हें सहा है। बेहतर होगा अगर वो तुम्हें ठीक से समझाए, सब बताए। मेरे मुंह से सुनने से बेहतर है कि तुम उसके दिल की बात उसकी जुबान से सुनो। वे थोड़ा रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन एक बात है, वो मुझे चाची माँ कहता है और मैं भी उसकी माँ से कम नहीं हूँ। भले ही खून का रिश्ता ना हो, पर प्यार तो उससे कहीं ज्यादा है। वेदाक्षी कुछ पल उन्हें देखती रही। उसे समझ आ गया था कि मान के अतीत में कुछ ऐसा है जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ता है। फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे पता है, आप बहुत अच्छी हैं। गिरजा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी, पर उनकी मुस्कान में कहीं एक छुपा हुआ दर्द था। आखिर क्या था मान और उसके माँ बाप का अतीत? ऐसा क्या हुआ था जिसका जख्म इतना गहरा था? मान अपने ऑफिस में परेशान सा अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। उसके जहन से वो सपना नहीं निकाल रहा था, वेदु का दूर जाना। उसकी आंखों में वो खालीपन, और रात को जो वेदु ने उससे कहा था वो भी बार बार कानों में गूंज रहा था। अगर इस बार मेरा भरोसा टूटा मान, तो मैं फिर कभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। वो इतना परेशान था कि अपना ध्यान काम पर भी नहीं लगा पा रहा था। उसके हाथ फाइलों पर थे, पर दिमाग उसे डर में उलझा था, उसे खोने का डर। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। इतना बेचैन वो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। निर्णय उसके पास एक फाइल लेकर आया, लेकिन जब उसने मान को यूं खोया खोया सा देखा, माथे पर शिकन और आंखों में अनकही बेचैनी देखी, तो वो रुक गया। फाइल टेबल पर रखते हुए पूछ बैठा, तुझे क्या हुआ है? मैं सुबह से नोटिस कर रहा हूँ, तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। वेदु के साथ लड़ाई हुई है क्या? मान ने उसकी आवाज सुनकर धीरे से उसकी तरफ देखा। कुछ पल चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, लड़ाई होती तो मैं संभाल लेता यार। लड़ाई में तो गुस्सा होता है, चिल्लाना होता है, फिर सुलह हो जाती है, लेकिन जो मैं अभी फील कर रहा हूँ वो बहुत अलग है। वो रुका, फिर आगे बोला, अजीब सा डर है, उसे खोने का डर। कल उसने कहा कि वो इस रिश्ते को एक मौका देगी, लेकिन इसके साथ उसने ये भी कहा कि अगर इस बार उसका भरोसा टूटा तो वो फिर कभी किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगी। उसकी यही बात मुझे अंदर से तोड़ रही है। निर्णय ने उसे पहले भी परेशान देखा था, लेकिन आज जैसा कभी नहीं देखा। आज उसकी आंखों में सच्चा डर था। लेकिन तू इतना परेशान क्यों है? पूरी बात तो बता, हुआ क्या है? मान उठा और अपनी कैबिन की बड़ी सी शीशे वाली खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर शहर की भाग दौड़ दिख रही थी, लेकिन उसका मन तो किसी और ही उलझन में फंसा था। बिल्डिंग से नीचे देखते हुए धीमी आवाज में बोला,
सुबह एक अजीब सा सपना देखा। वो मुझसे दूर जा रही थी। मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बस जाती जा रही थी। और चाची माँ अक्सर कहती है कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं। उसकी आवाज भारी हो गई। तब से और ज्यादा बेचैन हूँ। लगता है जैसे कुछ खोने वाला हूँ। निर्णय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तुझे भी पता है, ये सब बस मन का वहम है। लेकिन मान ने खिड़की से नजरें नहीं हटाई। उसकी आवाज में गहरा खौफ था। लेकिन अगर हो गया तो, अगर मैं सच में उसे धोखा दे दिया तो मैं क्या करूंगा निर्णय? फिर उसने गर्दन घुमाई और निर्णय को देखा। तुझे पता है ना ये शादी कैसे हुई? सब कुछ पहले से पता है ना तुझे? ये कोई प्यार से शुरू हुई शादी नहीं थी, ये एक सौदा था। और अब जब मैं उससे सच्चा प्यार करने लगा हूँ तो डर लगता है कि कहीं ये सब मुझसे छीन न जाए। उसकी बात सुनकर निर्णय अचानक से स्तब्ध हो गया। उसकी आंखों के सामने एक पुराना फ्लैशबैक घूम गया, अपनी शादी का, अपनी टूटी हुई मोहब्बत का, रुद्रिका का। वो खुद भी तो ऐसे ही उलझन में फंसा था कभी। फ्लैशबैक। मान के रिश्ते की बात चल रही थी। घर में सब लोग काफी खुश थे। गिरिजा जी की तो जैसी मुरादें पूरी हो गई थी। आखिरकार उनके लाडले मान की शादी तय हो रही थी। निर्णय इन दिनों कुछ अनमनासा जरूर था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपने भाई की खुशियों में खुश नहीं था। बात बस इतनी थी कि उसकी अपनी लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम्स चल रही थी। कुछ ऐसा जो उसे अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो किसी से बांट नहीं सकता था। इसलिए जिस दिन मान और बाकी सब रिश्ता देखने के लिए और रुद्रिका को देखने के लिए गए, उस दिन निर्णय उनके साथ नहीं था। वो किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था, या शायद खुद को फंसाए रखना चाहता था। जब उसे फोन पर पता लगा कि रिश्ता फिक्स हो गया तो वो काफी खुश हुआ। हालांकि उसे नहीं पता था कि लड़की कौन है। शाम को जब मान घर लौटा तो निर्णय ने उसे देखा और गले लगाते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस भाई, अब तो मेरा भाई भी दूल्हा बनेगा। लेकिन मान बस हल्के से मुस्कुरा कर रह गया। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी, बस एक खोखलापन था। निर्णय को कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद कोई और बात होगी, या फिर मान अभी इस नए रिश्ते को लेकर नर्वस होगा। उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दिन बीत गए, एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी थी और फिर वो एंगेजमेंट का दिन आ ही गया। सब लोग तैयार थे। एंगेजमेंट शेखावत मेंशन में ही रखी गई थी। जब निर्णय उस भव्य हवेली के सामने पहुंचा तो पहले तो वो उस घर को देखकर ही हैरान रह गया। इतनी बड़ी, इतनी शानदार, इतनी रॉयल हवेली। लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वे सब अंदर गए। फंक्शन शुरू हो गया। रौनक थी, रोशनी थी, खुशियां थी, लेकिन निर्णय के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद जब मान के बगल में रुद्रिका को बिठाया गया तो निर्णय के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रुद्रिका, वही रुद्रिका जिससे वो प्यार करता था, वही रुद्रिका जिससे उसने खुद ब्रेकअप किया था, वही रुद्रिका जो अब उसके भाई की होने वाली पत्नी थी। वो सच में रुद्रिका को वहां देखकर सन्न रह गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ ठंडे पड़ गए थे। और रुद्रिका, वो भी उसे देखकर पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द, वही सवाल, वही अधूरी मोहब्बत तैर गई। लेकिन दोनों ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा था। खैर, रस्में पूरी हुई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहना दी। लेकिन निर्णय और रुद्रिका दोनों अंदर ही अंदर टूट रहे थे। फंक्शन के बीच में रुद्रिका सबकी नजरों से बचते बचाते निर्णय के पीछे गई। उसने उसे एक कोने में देखा और पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, निर्णय, मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। निर्णय का पारा चढ़ गया। उसे झटके से मुड़कर उसे बाजू से पकड़ा और दीवार से लगा दिया। आंखों में गुस्सा, दर्द और बेबसी, सब कुछ एक साथ। क्या सुनूं? उसकी आवाज कांप रही थी। और क्या देखूं? मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी मूव ऑन कर लोगी। और किससे? मेरे ही भाई से। रुद्रिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कोई मूव ऑन नहीं किया है निर्णय। वो तुम थे जो मुझसे ब्रेकअप करके चले गए और अब तुम मुझे ये सुना रहे हो। उसकी आवाज टूट गई। भूलो मत ये बात कि अगर तुमने मुझसे ब्रेकअप नहीं किया होता तो मैं पापा को हमारे बारे में बता देती। लेकिन जब तुम खुद ही मुझसे अलग हो गए थे तो मैं क्या बताती उनको? और तुम्हें लगता है कि फिर मेरी वो सुनते? निर्णय ने उसकी आंखों में देखा। उसे भी दर्द हो रहा था, लेकिन गुस्सा ज्यादा था। एक बार बात तो कर सकती थी मुझसे। यूं ही रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वो भी मेरे ही भाई से। तुम्हें और कोई नहीं मिला पूरी दुनिया में? रुद्रिका ने उसकी बाजू छुड़ाई और आंखें पोंछती हुई बोली,
मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है निर्णय। मैंने सिर्फ उसकी बातें अक्सर तुम्हारे मुंह से सुनी थी, मैं कभी उससे मिली नहीं थी, इसलिए तुम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि मुझे पता होगा कि वो तुम्हारा भाई है। और जब घर वालों ने ये रिश्ता रखा तो मैंने सोचा शायद। वो रुक गई। शायद उसे खुद नहीं पता था कि उसने क्या सोचा था। निर्णय ने उसे देखा, एक लंबी गहरी नजर, फिर खुद के गुस्से को काबू करते हुए ठंडे लहजे में बोला, You know what, रुद्रा, तुमने ये ठीक नहीं किया, लेकिन अब जो भी है तुम मेरे भाई की होने वाली पत्नी हो, so congratulations। उसकी आवाज में तलखी थी। बहुत जल्द तुम राजावत खानदान की बहू बन जाओगी। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चला गया। रुद्रिका वहीं खड़ी रह गई। ना वो उसे रोक पाई, ना कुछ समझ पाई, बस उसके आंसू बहते रहे। फ्लैशबैक खत्म। निर्णय अपनी यादों से बाहर आया। उसे मान को देखा, जो अभी भी खिड़की के पास खड़ा था। उसे समझ आ गया कि मान क्यों इतना परेशान है, क्योंकि निर्णय भी वही दर्द एक बार झेल चुका था। किसी को खोने का डर क्या होता है उसे अच्छे से पता था, इसलिए वो मान के डर को समझ सकता था। मान ने जो सपना देखा था, क्या वो सपना हकीकत में बदलने वाला था? क्या मान और वेदाक्षी हो जाएंगे हमेशा के लिए दूर,